यूनिट थर्ड, न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 बीएड सेकंड ईयर। तो हम इसमें जो है ब्रीफ में मैं आपको सारा बताती हुई चलूंगी कि इसमें क्या आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम जो है 4 मार्क्स के हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि आपके जो है जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है फर्स्ट, उसमें आ सकता है। ये सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपके 12 महीने की एक क्लास होती है, तो 2 पार्ट्स में उसे बांट दिया, 6 मंथ एंड 6 मंथ। जैसे कई आपने कोर्सेज देखे होंगे कि सेमेस्टर वाइज होते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें, जैसे कि हर 6 मंथ में आपके एग्जाम होंगे, और 6 मंथ के बाद जो एग्जाम हुआ वो सिलेबस वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आपको न्यू बुक्स मिलती हैं, या आपका जैसे हाफ बुक 12 चैप्टर हैं, उसमें से 6 चैप्टर एक सेमेस्टर में आ गए, 6 एक सेमेस्टर में आ गए। और कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें हर सेमेस्टर की ही बुक आपकी अलग होती है, तो वो होता है आपका सेमेस्टर सिस्टम की हर 6 महीने में जब आपके एग्जाम होते हैं तो उसे कहा जाता है सेमेस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन 6 मंथली। मतलब 2 एकेडमिक टर्म्स होती हैं इसमें, एक तो समर वाली कह लीजिए और एक आप विंटर वाली कह लीजिए, जिसे कि जनवरी टर्म भी आप कह सकते हैं। तो ये होते हैं टर्म एग्जाम और सेमेस्टर सिस्टम। तो 2 टर्म्स को इक्वल लेंथ में बांटा गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो आपको इसकी एडवांटेजेस में ही पता लग जाएगी। एडवांटेजेस क्या है इसकी, सबसे वाले है, देखिए जब भी आपके सेमेस्टर सिस्टम होंगे तो उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप जैसे बीएड की तरह आपको पूरे साल में एक बार एग्जाम नहीं देना है कि भाई आप पे एकदम से वर्कलोड आ गया है, आप 1 महीना 2 महीना तक लगातार पढ़ रहे हैं और पूरे पहले के साल में आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे क्या होता है, एकदम से बच्चे के ऊपर एक साथ बर्डन आ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता चीज। और इसमें क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में बच्चा जो है कॉन्टिन्यूस पढ़ता रहता है, तो इसलिए उसके ऊपर लोड नहीं आता है ज्यादा। ये जो है अपवर्ड मोबिलिटी, मतलब कि बच्चे की जो पढ़ाई है, लर्निंग है, वो इंक्रीज ही होती रहती है इसमें सेमेस्टर सिस्टम्स में। स्टूडेंट अपने खुद की जो है काबिलियत के हिसाब से लर्न करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके कल एग्जाम शुरू हैं, आपको 1 महीना पहले पता है, आपको पूरी बुक पढ़नी है, तो भाई आप जो है अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ें, ऐसा नहीं। बच्चा जो है थोड़ा करके अगर डेली पढ़ेगा तो वो सेमेस्टर सिस्टम में अच्छे मार्क्स ले सकता है। बच्चा जो है थ्रू आउट ऑल द ईयर पूरा बिजी रहेगा। बच्चा जो है स्टडी के साथ ही अटैच रहेगा पूरे साल, क्योंकि उसको पता है सेमेस्टर सिस्टम है, अभी मेरे जो है सेमेस्टर टर्म एग्जाम आने वाले हैं, तो मुझे इसमें अच्छा गेन करना है। स्टूडेंट बिजी रहेगा पूरे साल, यही चीज बार बार रिपीट होएगी। स्टूडेंट पूरे साल बिजी रहेगा, स्टूडेंट की जो लर्निंग है, इवैल्यूएशन है, वो बेहतर हो पाएगी। क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए आपको एक 6 चैप्टर का टेस्ट बनाना है, एक आपको 12 चैप्टरों का टेस्ट बनाना है, तो ऑफकोर्स है उसमें क्वेश्चंस कुछ ना कुछ कम दिए जाएंगे, क्योंकि नंबर दोनों के सेम है कि भाई 100 मार्क्स के दोनों एग्जाम होने हैं। तो इसमें पूरा सिलेबस टीचर कवर कर सकती है बहुत अच्छी तरह से, और बच्चा जो है उसकी इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। इन दिस सिस्टम परफॉर्मेंस वुड नॉट बी जज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को 1 साल के अंत में, जैसे समेटिव असेसमेंट होते हैं, 1 साल के अंत में ही बच्चे को पता लगा कि भाई आप तो इस चीज में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, या आप इस चीज में अच्छे थे। तो ये इस टाइप के नहीं है, ये सेमेस्टर सिस्टम है। बच्चे को जो है हर सेमेस्टर वाइज उसको पता लगता रहेगा कि मैं जो हूं कितना अच्छी तरह से लर्न कर पा रहा हूं, या फीडबैक उसे मिलता रहेगा। ग्रेटर फ्रीडम रहती है इसमें, और स्कोप जो है वो ज्यादा हो जाता है कि भाई आपको पढ़ाई से आप टच में रहते हैं, आपको चीजें जो है अच्छी तरह से समझ आती है, क्योंकि इंटर रिलेटेड होता है सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो सेकंड से इंटर रिलेटेड होगा। कुछ चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं उसी की आगे जो है, जैसे इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपने असेसमेंट्स के बारे में पहले पढ़ चुका है, तो ये सब चीजें जो है इंटरकनेक्टेड रहेंगी। तो बच्चों में क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो इसलिए बच्चे जो है खुद कॉन्फिडेंट बनते हैं और खुद जो है अपना इवेल्युएशन कर पाते हैं कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं। बच्चे जो है पूरे साल बुक्स की टच में रहते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम जो हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो रहा है हमारा इसमें। कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट होते रहते हैं और उनकी नॉलेज इंप्रूव होती रहती है तुरंत फीडबैक मिलने से। गुड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारे बेहतर सिटीजन बने आगे, ताकि उनको जो है मेंटली प्रेशर ना मिले, कोई स्ट्रेस ना हो एग्जामिनेशन का। इसलिए सेमेस्टर सिस्टम इस चीज में भी अच्छा है। तो अब इसके कुछ जिसके एडवांटेज होते हैं ऑफकोर्स उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, देखिए डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो जनरली कब होता है, सितंबर में आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जून पूरा उनका छुट्टियों में चला जाता है, अगस्त तक जुलाई तक उनके एडमिशन ही चल रहे होते हैं, तो टीचर को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो कई लैक ऑफ टाइम की वजह से बच्चे जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते, और टीचर को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपना सिलेबस पूरा करवाए। टीचर का सिर्फ एक मोटो रह जाता है क्लास में, क्योंकि पीरियड्स की शॉर्टेज होती है, फिर छुट्टियां आ जाती हैं, तो पीरियड की शॉर्टेज की वजह से टीचर को बस ये होता है कि मैं फटाफट से जो है अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करवाऊं। बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर वो
मकसद जो है फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे अगर बीच में क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो सिलेबस जो है आपका रह जाएगा। तो इसलिए टीचर और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि उनको चीजें समझ नहीं आती, उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वर्कलोड जो है इंक्रीज हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी। किस लिए? क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पे उनको रिजल्ट अनाउंस करना है, एक पर्टिकुलर टाइम है उनको इवेल्युएट करना है, तो उनके ऊपर भी वर्कलोड रहता है कि साल में 2 बार जो है इसका रिजल्ट अनाउंस करना है, इस चीज को जो है इसके एग्जाम्स बनाने हैं, कैसे इनकी स्कोरिंग होगी, तो हर चीज जो है उन्हें असाइन करनी पड़ती है। तो एक तरह का लोड हो जाता है एजुकेशनल डिपार्टमेंट पे। फिर जब आपको जो है सिलेबस पूरा नहीं होगा आपका एकेडमिक का, मान लीजिए टर्म एग्जाम है आपके और अगस्त तक जो है आपके क्लास में एडमिशन ही चल रहे हैं, टीचर जो है बार बार सोचते हैं कि न्यू बच्चा आ रहा है तो उसको कैसे जो है सिलेबस कवर करवाऊं, या बच्चे जो कर रहे हैं उनको करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाता, जैसे कि डांस हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। अगर किसी बच्चे को वो चीज पसंद भी है तो भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि अकेडमिक भी उसे कंप्लीट करना है और अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज अगर वो करेगा तो उनका अकेडमिक पीछे छूट जाएगा। इसलिए रिडक्शन इन को करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत ही कम एक्टिविटीज वो कर पाते हैं, क्योंकि टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। कोई इसमें एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगती है, क्योंकि इतना टाइम की शॉर्टेज होती है कि सिलेबस ही पूरा हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा एग्जाम्स टीचर इवैल्यूएशन के नहीं ले सकती है इसमें। सेमेस्टर कोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ये हमें सबको पता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का 6 मंथ का है, उसमें 2 महीने तो छुट्टियां ही हो जाती हैं। देन सेमेस्टर सिस्टम जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी होता है, एक पूरे साल की स्टडी करवाना और एक जो है सेमेस्टर वाइज जो है एग्जामिनेशन लेना, सब चीजें अलॉट करना, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये थी इसके एडवांटेजेस और ये थी डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आपका आ गया है ग्रेडिंग सिस्टम। ये जो है आपका 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, और 16 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, हाउ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज इन्वॉल्व्ड इन ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए क्या था स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में जो 2009 और 10th से पहले जिन्होंने जो है अपनी 10th प्लस 2 की है, उससे पहले क्या होता था, आपको मार्क्स दिए जाते थे। मार्क्स इन द सेंस जैसे कि 100 में से आपको 90 मार्क्स मिल गए हैं, बच्चों को फेल भी कर दिया जाता था, जिनके 35% नहीं आते थे उनको फेल भी कर दिया जाता था। तो इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते थे, और इतने हाई लेवल के मार्क्स नहीं आते थे जैसे अभी आप रिजल्ट में सुनते हैं कि 99.9% मार्क्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो ऐसे मार्क्स भी नहीं आते थे। तो कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता था। फिर उसके बेसिस पे आपको +1 में जो है अपनी स्ट्रीम चुनने को दी जाती थी कि भाई आपके अगर इतने % मार्क्स आए हैं तो आपको मेडिकल मिल सकती है, नॉन मेडिकल मिल सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके बेसिस पे आपका आकलन किया जाता था कि भाई बच्चा कैसा है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है। अब क्या है, पहले क्या होता था, टीचर जो है वो ये देखती थी मेरा सिलेबस कितना रह गया, मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है। आजकल टीचर्स ये देखती हैं कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, मतलब उनकी लर्निंग कैसी हो रही है, तो वो चीज टीचर ज्यादा फोकस करती है उस पर, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब चेंज हो चुका है। वो बच्चों पे बर्डन नहीं रहने देना चाहता। जैसे कि पहले बच्चों पे क्या होता था, बर्डन हो जाता था कि भाई मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मेरे पेरेंट्स ने कह रखा है इतने मार्क्स लाने हैं, मेरा पीएमटी में नंबर नहीं पड़ेगा, नहीं तो पीएमटी के एंट्रेंस से पहले जो है इतने % बहुत कंपलसरी हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा बच्चे के ऊपर बर्डन हो जाता था, और वो इस चीज से स्ट्रेस आके इवन सुसाइड केस भी बहुत ज्यादा हो जाते थे पहले के टाइम में। तो अब क्या है, इन चीजों को कम करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बदलाव किए, ताकि वो बच्चा जो हो सकता है पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो। क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर होता है, ये पक्का है कि भाई कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई एकेडमिक में अच्छा होता है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एकेडमिक का ही आकलन किया जाता था, स्पोर्ट्स के बेसिस पे आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाते थे। अब क्या हो गया है, अब आपकी लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है। मतलब आपकी हर चीज जज की जाती है, आपकी हर चीज ऑब्जर्व की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं और एकेडमिक में अच्छे नहीं हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है मौका दिया जाएगा, और आपको जो है आपको एनकरेजमेंट से, मोटिवेशन से टीचर आपको समझाएगी, फीडबैक देगी, और आपको जो है चीजें और बेहतर बनाई जाती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वही होता है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, ताकि आपका स्ट्रेस कम किया जा सके आपके एग्जाम्स का। क्योंकि पहले जो मार्क्स मिलते थे, बच्चों को भी स्ट्रेस होता था, इवन उन्हें पेरेंट्स का भी स्ट्रेस होता था, टीचर्स का भी स्ट्रेस होता था, हर चीज का स्ट्रेस होता था कि मेरा आगे क्या होगा अगर मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो आज क्या है, आज बच्चे को ग्रेड सिस्टम दिया जा रहा है। जो बच्चा जो है, मान लीजिए किसी के जो है 61 नंबर आए हैं, उसको भी जो है आपका B2 ग्रेड मिल रहा है। किसी के जो है 69 मार्क्स आए हैं उसको भी B2 ग्रेड मिल रहा है, या 70 आए हैं उसको भी B2 ग्रेड मिल रहा है। तो हाँ ठीक है, कुछ बच्चों में ये कंपटीशन की भावना जगाता है, लेकिन इस चीज को ही कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, उसमें पहले के टाइम में क्या होता था, किसी बच्चे के जो है 80 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे बच्चे के 90 मार्क्स आए हैं, तो उसमें क्या होता था, पेरेंट्स यूं कहते थे देख उसके तो इतने आ गए, वो देख तेरे से 10% आगे है, ये है वो है। तो कंपटीशन बच्चे में पनपता था। क्या है, वो चीज खत्म कर दी गई है एजुकेशन सिस्टम की तरफ से कि बच्चों में वो कंपटीशन की भावना ना रहे। तो इसलिए ये चीज इजी कर दी गई है। और अब जो है अपग्रेड सिस्टम देने के बाद बच्चे जो है फ्री हैं कि वो 11th में अपनी कोई भी स्ट्रीम जो है चूज कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर ग्रेड।
तो इसके ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसे इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं और एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। वो मैं आपको बता रही हूं कि इसने क्या किया, इसने इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसने क्या किया, बच्चों के अंदर जो एंजाइटी पैदा हो रही थी, जो स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे एग्जाम देने हैं, वो चीज खत्म कर दी। नेक्स्ट आपका है कि इसमें जो है ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस कर दिया। ड्रॉप आउट रेट्स का मतलब है कि बच्चे जिस डर से, कि मतलब मान लो पेरेंट्स ने यूं कहा कि अगर तेरे इतने परसेंटेज नहीं आए ना तो तुझे मैं स्कूल में से निकलवा दूंगा, या फिर बच्चे को खुद लगा कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे परसेंटेज जो है हर बार जो है मैं फेल ही होता जा रहा हूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें जो है ड्रॉप आउट रेट्स ज्यादा हो जाते थे कि बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे और छोटी उम्र में ही जो है जॉब या कुछ काम करने लग जाते थे। ग्रेटर फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन टीचिंग टू टेस्ट। अब इसमें जो है फोकस किस पे किया जा रहा है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरा मेन फोकस क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए वो चीज। मैं इसलिए आपको इजी लैंग्वेज में डे टू डे के एग्जांपल्स लेके, आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके आपको समझाती हूं ताकि आपकी लर्निंग बेहतर बने। ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग कर रही हूं तो आपके इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी लर्निंग बेहतर बननी चाहिए। ये जो है ये सीसीई स्कीम पे जो है बेस्ड है। सीसीई स्कीम का मतलब है कि आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग पे, मतलब आपकी हर एक्टिविटी जो है इसमें आकलन होगा उसका, ऐसा नहीं है सिर्फ एकेडमिक के बेसिस पे। इसमें जो है स्टूडेंट्स को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है फिट किया जा रहा है कि भाई बच्चा जो है अच्छा सोचे, स्ट्रेस फ्री रहे और जो है इमोशनली भी वो फिट रहे। तो ऐसा सोचा जा रहा है बच्चों को। फिजिकली फिट का मतलब है कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा एक्टिव हो। स्टूडेंट्स जो है विल हैव मोर टाइम्स ऑन देयर हैंड्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट। उनके पास ज्यादा बहुत टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास इस तरह की ग्रेडिंग सिस्टम में कि वो अपनी हॉबीज डेवलप कर पाए, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाए, वो अपने इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हो रहा है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में। कॉन्टिन्यूअस कैसे है कि भाई आपको जो है हर चीज पे आकलन किया जा रहा है आपके, कि भाई आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपका ओरल स्पीच कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप पर्टिकुलर डांस में या और किसी एक्टिविटी में कैसे हैं, आप ड्राइंग में कैसे हैं। मतलब किसी भी चीज को यहाँ पर छोटा नहीं माना जा रहा है, हर चीज का आकलन किया जा रहा है। तो इसलिए बच्चे जो है इससे प्रोत्साहित होते हैं और अपनी हॉबीज को दबाते नहीं है, बल्कि उन्हें भी जो है अच्छी तरह से इंटरेस्ट से करते हैं। मोटिवेट लर्निंग इन फ्रेंडली एनवायरमेंट रेदर देन इन अ फियरफुल सिचुएशन। अब इसमें जो है बच्चा मोटिवेट रहता है क्योंकि उसको ये पता है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम है, मुझे मोटिवेट रहना है, मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे मेरा जो है कोई जज करा जाएगा। टीचर जो है मुझे ये कहेगी कि तुम तो फेल हो गए, तुम तो ये हो गए। फेल पास अब बंद हो चुका है, तो मेरे लिए फियरफुल सिचुएशन नहीं है, मेरे लिए मोटिवेशन है। एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा उस चीज में। इट विल इक्विप स्टूडेंट्स विद लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के साथ भी जो है बच्चों को जोड़ता है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे हमारे टाइम में क्या होता था, जब मैंने प्लस 2 की थी उस टाइम में आपके स्कूल में जो है कोई काउंसलर नहीं होता था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता था। बच्चे की खुद की कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता था पेरेंट्स के अलावा। तो फिर आजकल क्या है, आज आपके पास काउंसलर है स्कूल में, आप जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपको स्कूल से रिलेटेड दिख रही है, आप काउंसलर के साथ बता सकते हैं, आप अपनी मेंटल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपको लाइफ स्किल्स बताएंगे कि कैसे आप क्रिएटिव बन सकते हैं, कैसे आप सोशल स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो वो आपको तरीके बताते हैं। तो ये चीज चेंज हो गया है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एडवांटेज में सेम आप यही चीजें लिख सकते हैं कि ये जो है इसमें स्ट्रेस कम हो गया है, सुसाइडल रेट कम हो गए हैं, फियर ऑफ एग्जामिनेशंस कम हो गई है, इम्परफेक्शन जो थी बच्चों में पहले उस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है कि भाई ये बच्चा इम्परफेक्ट नहीं है, ये बच्चा इस चीज में परफेक्ट है। उसको इस तरह से आकलन किया जा रहा है, जिस चीज में वो सबसे बेस्ट है वो चीज जो है उसको शो की जा रही है। हायर क्लास रैंकिंग जो है पहले होती थी, बहुत ज्यादा डिमांड में होती थी कि भाई आपकी क्लास में क्या रैंक आई है, आपकी क्या पोजीशन आई है, आपकी इतने परसेंटेज आए हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज, हर कॉलेज जो है उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन देते थे। तो अब वो चीज बंद हो चुकी है। अब आपके ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम कर दिए गए हैं कि भाई ये इसीलिए डिफरेंस है। जो पीछे बात हो रही थी कि 91 वाला बच्चा भी वहीं पे, 99 वाला बच्चा भी वहीं पे है, A1 ग्रेड में ही है। तो क्यों है ये? क्योंकि ताकि 91 वाला बच्चा जो है वो किसी चीज में पीछे ना रह जाए और जो है वो भी उस कॉलेज में एडमिशन लेने का जो है भागीदार बन सके। तो ये है आपकी इसकी एडवांटेजेस, बिल्कुल वही जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में समझाई है कि इसमें स्पिरिट ऑफ कंपटीशन कम हो जाता है। बच्चों में जो है आपसी जो रंजिशें बन जाती थी स्कूल टाइम में ही, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे जो है इस चीज से भी काफी नुकसान होने लग गया था बच्चों का, क्योंकि आपस में वो लड़ाई करने लग गए थे या कोई भी चीजें हैं, तो वो चीजें कंपटीशन की भावना इसमें खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की झलकती है, जो कि है आपकी मेंटल स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल स्किल, इमोशनल, सोशल, सब स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, किसी चीज की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज जरूर होगी। डिसएडवांटेज क्या है? अब इसमें जो मेरिट वाले स्टूडेंट थे, जो कि मान लीजिए 99 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इससे कि भाई अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैं इतना वर्क हार्ड कर रहा हूं, तब भी मेरे इतने परसेंट आने के बाद भी मुझे A1 ग्रेड ही मिल रहा है। वो बच्चा जो है वो मेरे से कम मेहनत कर रहा है, कम पढ़ता है, कम टाइम देता है पढ़ाई को, और उसके
आपके जो है 91 मार्क्स आने पे भी A1 ग्रेड मिल रहा है, हम दोनों एक ही तराजू में बैठे हैं, तो फिर वो चीज उसको बड़ी जो है चुभ सकती है, वो बच्चा इससे डिस्करेज हो सकता है। डिफीट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग हार्ड, तो अब इससे जो पहले के टाइम में था जितना तुम पढ़ाई करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चे का फिर इससे पढ़ाई से, जो मेरिट के स्टूडेंट है उनका पढ़ाई पे विश्वास कैसे रहेगा कि मेरे भी इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं। नॉट ऑल दी कोर्सेज, हर कोर्स का अब इक्वली डिमांड नहीं रहा है। पहले जो है ज्यादा डिमांडेड जो कॉलेजेस होते थे, जो कि टॉप क्लास कॉलेजेस कह सकते हैं आप, शुरू के जैसे 5 कॉलेज 7 कॉलेज जो कि रैक के कॉलेज कहे जाते थे, कि भी उनमें किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता था। तो अब उस टाइप की डिमांड नहीं रही है, क्योंकि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। वर्क इज नॉट एज हाईली वैल्यूड, हर किसी का काम जो है एक तरह से वैल्यू नहीं किया जा रहा है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा एवरेज है किसी चीज में, तो उन सब बच्चों को जो है एक ही टाइप से, एक ही तराजू में, एक ही जैसे ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। जो आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपके एडमिशन होते थे, अब जो है ग्रेडिंग के बेस पे भी एडमिशन होते हैं, कि अगर आपका इतना ग्रेड है तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब जो है जो लेस डिमांडिंग कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेना पड़ रहा है जो लो ग्रेड के बच्चे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 90 मार्क्स लेके आता है, 99 मार्क्स लेके आता है, उन दोनों को जो है सेम ग्रेड में रखा जा रहा है। कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि भाई ये बच्चा जो है इतनी मेहनत कर रहा है, इतने मार्क्स लेके आया है, तो इसको जो है अच्छे ग्रेड में रखा जाए। तो ये है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का तो आप कितना भी डिटेल में लिख सकते हैं कि उसको तो इवेल्युएट किया जाता है, फुल ईयर इवेल्युएट किया जाता है। टीचर जो है ऑब्जर्वेशन से उनको इवेल्युएट करती है, अपने खुद के रिकॉर्ड्स बनाती है कि उन बच्चों को जो है पर्टिकुलरली किसी भी चीज में, जैसे कि आपके क्लास में वो कैसी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं वो बच्चे ओरल प्रेजेंटेशंस कैसे दे रहे हैं, डिबेट में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लास डिस्कशन में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन का मतलब है जो पूरे साल आपकी इवेल्युएशन चलती ही रहती है। पूरे साल क्या, इवन आपका 4 साल का अगर कोई कोर्स है तो उन 4 साल में आपकी इवेल्युएशन चलती ही रहती है। अगर टीचर को कोई नई चीज आप में दिखाई देती है कि भाई हाँ इसकी ये चीज और ज्यादा बेहतर हो गई है, या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है, इसमें अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे काम करके इसको चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, तो वो चीज भी आपकी नोट डाउन होती है। तो वो होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। नेक्स्ट आपका आ गया है क्रेडिट सिस्टम, जो कि है सीबीएस, जिसे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 4 मार्क्स में और 8 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 8 मार्क्स में अगर ये आता है तो जैसे इसके साथ ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, तो वो जब 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कंपेयर टू अकेला अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन हम लिख के आते हैं। तो क्रेडिट सिस्टम में आपको क्या लिखना है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। जैसे अब आपको कोई भी अगर कोर्स करना है, मान लीजिए आपको उसके सारे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो फिर आप वो कोर्स में जो है जाएंगे, धक्के से आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको अगर नहीं पढ़ना है वो सब्जेक्ट तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे ही आपके मार्क्स भी कम आएंगे आगे। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस तरह के सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हैं। तो इसमें यही है, चूज द कोर्स ही वांट टू स्टडी, जो आप स्टडी करना चाहते हैं वो कोर्स आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। इसके साथ आप कोई अलग से कोर्स कर रहे हैं, या जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या कोई और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आप कोर्स करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीच में, जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं, तो उस सेमेस्टर में मान लीजिए आपके नंबर कम आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे आज आप बीमार हैं, या फिर आप 1 महीने तक छुट्टी पे हैं, या 1 साल तक आप छुट्टी पे हैं, तो आप नेक्स्ट में उसे जो है अपना फुलफिल कर सकते हैं, उतने ही क्रेडिट मार्क्स अपने और ला सकते हैं, उस चीज को जो है अपना एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। तो इसमें है, कैन प्रोवाइड द बेस्ट ट्रेनिंग एंड लर्निंग वेयर द स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड कैन लर्न व्हाट ही परसीव्स विच हेल्प देम इन प्रोफेशनल कैरियर। मतलब जितना स्टूडेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उसमें योग्यता है, जितनी एबिलिटी है, वो उस अकॉर्डिंग अपना लर्न कर सकता है। तो इसमें जो है बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, बेस्ट लर्निंग होती है स्टूडेंट की। और ये ऐसा नहीं है स्टूडेंट की आप जो है अपने 5th क्लास में या 6th क्लास में अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नहीं। जो आपको चॉइसेस मिलती हैं, जैसे आफ्टर +1 आप चूज करते हैं अपनी स्ट्रीम की, आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, या आप हायर क्लासेस में +2 के बाद अपने कोर्सेज चूज करते हैं आप, जैसे कि अपना कॉलेज में आपने कौन सी स्टडी करनी है, मैथ्स की करनी है, साइंस की करनी है, सोशल साइंस की करनी है, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली जो है काफी पुराना हो चुका है, इंडिया में भी इसे बनाया गया है ताकि जो है बच्चे फ्लेक्सिबली ग्लोबली जो है वो एडवांस हो सके और जो है पार्टिसिपेट कर सके इन चीजों में। अदर सिस्टम जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि सख्त होते हैं वो, कि स्टूडेंट जो है, ऑल स्टूडेंट्स इन अ प्रोग्राम स्टडी द सेम कोर्स, की हर स्टूडेंट को जो इस प्रोग्राम में आया है उसको सेम कोर्स ही करना पड़ेगा। लेकिन जो सीबीएस सिस्टम होता है आपको वो स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट और उनके कैरियर गोल के हिसाब से जो है चूज करने का मौका देता है कि आपको किस तरह का सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम में जाना है।
और मेरिट्स क्या आ गई हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की, कि सबसे पहले जो है ब्राइट स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम क्रेडिट ले सकता है। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड होता है, जब आपके में पैसे ट्रांसफर करता है कोई, पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, तो बोला जाता है कि इतने रुपए क्रेडिट हो गए। तो इसी तरह से इसमें जैसे 1 पॉइंट आपको मान लीजिए अटेंडेंस का क्रेडिट हो रहा है, 1 पॉइंट आपको किसी इस एक्टिविटी का क्रेडिट हो रहा है, 1 पॉइंट आपको डिबेट का क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरह से क्रेडिट होते रहते हैं इनके अकाउंट में। देन है स्टूडेंट्स जो है कैन टेक ब्रेक ऑफ ईयर, 1 ईयर का 2 ईयर का ब्रेक ले सकता है और फिर उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कर सकता है अपनी यूनिवर्सिटी को। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी जाती है। स्टूडेंट जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो है फ्रीडम होती है उसे, कि भाई हाँ मेरे को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। इसमें यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी बनी रहती है क्लास में। कैसे? अब जैसे जो स्टूडेंट बैठे हैं आपकी क्लास में, तो अगर वो सारे के सारे स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट के हैं जिसकी टीचर आ रही है, या ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कोई एक बच्चा जो है वो कोई कोर्स कर रहा है, कोई एक बच्चा कोई कोर्स कर रहा है। अब जैसे बीएड कर रहे हैं आप, तो एक टीचर को क्लियर है कि भाई हाँ वो क्लास में आएगी और उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें यही होता है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही है कि सब जो है वो सेम ही लर्निंग कर रहे हैं। इट इज मोर रिलायबल देन अदर सिस्टम। बाकी सिस्टम के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। ये जो है आपको रिमीडियल और ब्रिज कोर्सेज भी करने के मौका देता है, कि भाई आप जो कोर्स कर रहे हैं अभी सीबीएस का जो कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई और कोर्स भी साथ में ही कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है अटेंशन किस चीज पे दी जाती है, बच्चों की जरूरत क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उस चीज पे जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। लिमिटेशंस क्या है? अब जिस चीज का एडवांटेज होगा लिमिटेशन पक्का ही होती है उस चीज। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन में क्या आ गया है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की? सबसे पहला है कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि भाई कैसे वो अपना जो है क्रेडिट सिस्टम को जाए उसमें और उसका कॉन्सेप्ट को समझे। भाई उनको समझ ही नहीं आ रहा है, मान लीजिए स्टूडेंट को, पेरेंट को कंफ्यूज है कि बच्चा जो है इसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है, इसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो चूज ही नहीं कर पा रहा है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब जैसे नॉर्मल कोर्स होते हैं उसमें क्या है कि जैसे आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पता है कि भाई ये लेने ही लेने हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इसमें जो है कई बार बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट को ही समझ नहीं पा रहा है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। दूसरा है कि ये जो सिस्टम होता है ये ओवर बर्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग जॉब्स हैं, तो ओवर बर्डन हो जाता है टीचर के लिए भी एंड आपके उसके बच्चे के लिए भी। इन द सिस्टम टीचर्स हैव टू परफॉर्म वेरियस अदर जॉब्स इन एडिशन टू क्लास लेक्चर। क्लास लेक्चर के अलावा टीचर को और भी बहुत सारे काम होते हैं इस तरह के सिस्टम में। मतलब क्रेडिट देना है बच्चे को, इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ये कोर्स भी कराना है, ये चीज भी करानी है, तो उसमें टीचर के पास एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, जिससे कि टीचर जो है अपना फुल फ्लैश नहीं दे पाती है। और इसी से रिलेटेड ये आपका लास्ट पॉइंट भी है कि रोल ऑफ टीचर जो होता है वो इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। उनके पास लोड इतना आ जाता है, तो इसलिए कई बार जो है टीचर पार्शियल हो जाती है। मतलब किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो जाती है, किसी बच्चे के लिए बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना ओवरलोड आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी पार्शियल करने लग जाती है, पार्शियलिटी हो जाती है। और इसमें क्या है कि आपका जो है किस तरह के इवेल्युएशन आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे, बच्चा अगर बीच में चला गया है तो उसको कैसे करना है। तो मतलब ये एक जो टास्क है ये बहुत टफ टास्क हो जाता है टीचर के लिए। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आपका आ गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि सीबीटी सिस्टम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। आपका एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिसमें एमसीक्यूज मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको, 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको किसी एक को टिक करना है, वो होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस लिए फायदेमंद है? ये जो है आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, आपकी सोशल एंग्जाइटी को कम करता है, क्योंकि बच्चा जो क्लासरूम में एग्जाम देता है वो थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है उस बच्चे को कि मैं किस तरह से दूंगा, किस तरह से लिखूंगा, सब मुझे जज करेंगे। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई भी उसे जज करने वाला नहीं है, वो फ्रीली सोच के अपना एग्जाम्स दे सकता है, तो उसे कहा जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपको जो है डेटा कलेक्ट करता है, आपको फीडबैक देता है कि किस जगह पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो चीज आपको प्रोवाइड करता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज यूज्ड टू शो टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ स्किल्स, हर तरह के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया जाता है। और इस तरह का जो असेसमेंट होता है वो आपके गैप ढूंढता है कि भाई किस वजह से स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और फिर उसे जो है फुलफिल किया जाता है कि भाई हाँ, ताकि उनको प्रॉपर लर्निंग हो। देन उसके बाद इसकी एडवांटेज आ जाती है। एडवांटेज में इसकी क्या आएगा कि ये जो टेस्ट होता है ये इंस्टेंट हो जाता है, मतलब तुरंत हो जाता है और एक्यूरेट होता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव एग्जाम हो, जैसे जिसमें कि डायग्राम बनाने हो, ड्राइंग करनी हो, तो उसके लिए थोड़ी सी लिमिटेशन हो सकती है। अदरवाइज जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके लिए परफेक्ट होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंट्रोल करता है, पूरा एग्जाम प्रोसेस जो है वो कंट्रोल कर लेता है। ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें पेपर की वेस्टेज नहीं होती, बच्चा अपनी परफॉर्मेंस जो है इजिली उसमें शो कर सकता है कि भाई कैसे उसके मार्क्स आते हैं। और ये जो होता है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कॉस्ट भी सेव करता है, क्योंकि इसमें जैसे पेपर्स की नीड नहीं है, ज्यादा होल्स आपको
नहीं बनाने पड़ेंगे, कंप्यूटर आपको रखने हैं, उसके आगे आएगा बच्चा और दे देगा सारे एग्जाम्स, आपको कुछ ज्यादा प्रिपरेशन उसके लिए नहीं करनी है। ये जो है सुपरवाइज इजीली किया जा सकता है, जैसे आपने कैमरे वगैरह लगवा रखे हो वहां पर तो आपका इजीली सुपरवाइज होता है। ये मार्किंग ऑफ एग्जाम जो है वो इजीली बता देती है, सक्सेस बच्चे का या फेलियर वो है इजीली डिटेक्ट हो सकता है उसके रिजल्ट से। इस तरह का एग्जामिनेशन जो है एक दूसरे से बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता है। ऑनलाइन टेस्टिंग जो है वो इजीली एक्सेसिबल होती है स्टूडेंट्स के लिए, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इजीली एक्सेसिबल है। ये ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड्स अ यूजफुल सेल्फ चेक टूल्स फॉर स्टूडेंट, इससे बच्चा जो है अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, मोर इम्पर्सनल होता है, क्योंकि क्लासरूम एग्जाम में तो क्या है बच्चा जो है आइसोलेट फील नहीं करता है, बच्चे को सब दिखते हैं कि वो पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें एक जो है एनकरेजमेंट आती है कि मैं भी जो है इसी स्पीड से पेपर करूं अपना, उसको आइसोलेशन टाइप फील नहीं होती है। इस टाइप का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन एग्जाम वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिव कुछ नहीं कर सकता है बच्चा उसमें। इट इज नॉट इजी एज सिंपली अपलोडिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन, ये इतना सिंपल भी नहीं होता कि भाई सिंपली आपने अपलोड कर लिया और फिर आपने एग्जाम जो है अपना स्टार्ट कर दिया। चीटिंग जो होती है ऑनलाइन टेस्ट में वो सिंपल होती है कि कोई और विंडो खोल ली, बच्चे ने गूगल पे कुछ सर्च कर दिया, क्लासमेट से कुछ पूछ लिया, तो आप जो है चीटिंग बच्चा इससे इजीली कर सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम होने पे बच्चा जो है दिक्कत हो जाती है, बच्चे का पेपर सबमिट नहीं हो पाता या बच्चे को क्वेश्चंस कुछ नहीं दिख पाते हैं क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है या टेक्निकल कोई इशू आ गया है आपके कंप्यूटर में, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट आपका आ गया है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक अब क्या होता है, क्वेश्चन बैंक जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एक तरह का डेटाबेस होता है क्वेश्चंस का। डेटाबेस मतलब कि कोई पर्टिकुलर बुक है, कोई पर्टिकुलर आपने साइट ओपन करी है जिसमें आपको प्रॉपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिल गए हैं, या जैसे मान लीजिए ये बुक है आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग और मैं देखना चाहती हूँ इसके पिछले साल के 10 साल के पेपर मुझे देखने एमडीयू यूनिवर्सिटी के, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, और मैं किसी साइट पे जाऊंगी या कोई बुक परचेज करूंगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उसे कहा जाता है डेटाबेस ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक, पूरा बैंक है वो क्वेश्चन का भरा हुआ है क्वेश्चन से। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चनिंग जो होती है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर ऑफ टीचिंग। ये टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो आपको पढ़ा रही है वो उस हिसाब से ज्यादा पढ़ाएगी कि जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं आपके, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट से। इट हेल्प क्वेश्चन बैंक्स द चाइल्ड टू कीप हिम अलर्ट, जो बच्चे को ये अलर्ट और अटेंटिव रखता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे करके जाना है। एनकरेज थॉट एंड द स्टिमुलस क्यूरियोसिटी, इससे क्या होता है, ये थॉट्स को एनकरेज करता है और आपकी क्यूरियोसिटी को स्टिमुलेट करता है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है पेपर एग्जाम्स के लिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं गुड क्वेश्चंस के, क्वेश्चन जो होने चाहिए आपके रेलिवेंट होने चाहिए थीम से, जैसे आप जो सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस होने चाहिए आपके, क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं होने चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट भी सजेस्टिव ऑफ द आंसर, क्वेश्चन से आपको आंसर पता नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन जो है वो एनकरेज करें कि आपको कितनी अटेंशन है इस पर्टिकुलर जो आपका एग्जाम हो रहा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको कितनी है। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करे टीचर कि भाई उसमें जो है बच्चों को इजीली समझ आए, वो ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस करे। अब कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं किस टाइप की क्वेश्चनरीज होती है, किस टाइप का क्वेश्चन बैंक होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ के साथ बताएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, क्विक और ईजी होता है स्कोर करना, आसानी से आप कर सकते हैं इसे। कैन बी रिटन एज वाइड एज, आप जो है इसको बिल्कुल ही आसानी से अपनी थिंकिंग स्किल्स को लगाकर आसानी से इसको कर सकते हैं। कैन कवर लॉट्स ऑफ कंटेंट एरिया। अब कंटेंट एरिया का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक आपकी चैप्टर में मान लीजिए 40 पेज हैं और आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देंगे तो आपको नंबर तो उतने ही है, नंबर आपके मान लीजिए 40 नंबर का पेपर होना है तो 40 नंबर में आप ऐसे टाइप तो एक ही क्वेश्चन दे पाएंगे, एक या 2 क्वेश्चन दे पाएंगे, और शॉर्ट आंसर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन भी दे दिए तो वहीं पे आप एमसीक्यूज जो है 40 क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब हर पेज को आप कवर कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट आप ज्यादा कवर कर सकते हैं इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, अब इसमें क्या है, जो बच्चा मतलब क्या है गेस भी बहुत इजीली कर सकता है। अब उसको ये पता है, उसने वो चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर उसको नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि इस क्वेश्चन इस जो है पेज में तो यही वाला वर्ड आया था तो ठीक है मैं इसको टिक कर देता हूँ। मतलब कि क्या क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर रहा, बच्चे को एनकरेज नहीं कर रहा पढ़ाई के लिए, मतलब इसमें जो है तुक्काबाजी ज्यादा चलती है। सेकंड है इसमें कि बच्चा प्रिटेंड कर लेता है, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको लगता है कि मैं गैस कर दूंगा तो ठीक है, मतलब दोनों का एक ही मतलब है इनमें कि बच्चा जो है क्वेश्चन को रीड करता है, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है आंसर को, तो वही चीज है इसमें। टाइम लगता है ऐसे तरह के क्वेश्चन पेपर बनाने में, टीचर को ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको अच्छे क्वेश्चंस देने हैं और ज्यादा कंटेंट कवर करना है।
अब नेक्स्ट आपके आगे है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स भी यही है, क्विक होता है, इजी टू स्कोर होता है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी आपको एक ऐसा लगेगा कि अनरिलायबल फॉर्म है ये बिल्कुल आपकी टेस्ट की। क्यों? क्योंकि इस पे रिलाई नहीं कर सकते आप। बच्चा जो है गैस करके आ सकता है, तुक्के मार के आ सकता है, तो इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर हो सकता है बच्चे ने गैस करके कर लिया हो, या फिर एक ही वर्ड ऐसा हो जाए कि बच्चे को लगे कि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि मैम ने कहा था कि ऐसा होता है, लेकिन उसके बीच में सिर्फ नॉट ही लगा है या नहीं लगा है, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, इसमें बच्चा अच्छी तरह से सोच नहीं पाता है। तो ये भी जो है आपकी एनकरेज करता है गैसिंग को। नेक्स्ट आपका आ गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी क्विक होता है, इजी टू ग्रेड होता है, आसानी से आप ग्रेड ले सकते हैं, फुल मार्क्स मिल सकते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं आपकी डेफिनेशन में, तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं इजीली आपको, इजी टू राइट कर सकते हैं इसको, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें क्या है, बच्चा जो है प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, उसकी रोट लर्निंग कर लेता है, उसे एज इट इज उतार आते हैं, लेकिन उनको जो है हो सकता है वो समझ ही ना आई हो, तो इस तरह की जो है मेमोराइजेशन इश्यूज इसमें रहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। देन है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन के कौन से होते हैं, इसमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को अपनी नॉलेज पेपर पे उतारने की। राइटिंग स्किल्स जिन बच्चों की अच्छी है वो बहुत अच्छी तरह से इस पेपर को कर सकते हैं, तो इस तरह की कि मतलब राइटिंग स्किल को ये डेवलप करता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर एक्सटेंसिव टाइम टू ग्रेड, मतलब इसमें अच्छा ग्रेड लेने के लिए बच्चे को एक तो कंटेंट बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, एक बच्चे को टाइम बहुत ज्यादा लगेगा कि भाई वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने पेज लिख के आए। एक इसमें क्या है, टीचर जो है इसमें टीचर को हो सकता है वो कंटेंट पसंद आए या ना आए, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि मल्टीपल चॉइस में तो बच्चा स्कोर इजीली करेगा, क्योंकि इसमें तो वन आंसर होता है ओनली, फिट फॉर ऑल, एक ही आंसर होगा और सबके लिए सेम होगा। लेकिन इसमें क्या है, हर बच्चे का हो सकता है जो कि आंसर अलग हो, कंटेंट टीचर को पसंद ना आया हो तो बच्चे को कम मार्क्स मिले, तो ये होता है। देन उसके बाद है क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय टेस्ट बैंक। अब टेस्ट बैंक से जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसके एडवांटेज क्या है, सेव इंस्ट्रक्शन टाइम एंड एनर्जी इन्वॉल्वड इन द राइटिंग क्वेश्चन पेपर। अब पहले से ही आपने क्वेश्चन पेपर्स देख लिए उस यूनिवर्सिटी के प्रॉपर, आपको ऊपर की इंस्ट्रक्शन पता है कि भाई 5 लाइनें जो मुझे पढ़नी है कि आपने अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, आपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, या जो भी इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, आगे जो है हर यूनिट से आपको एक ही करना है, तो आपका टाइम सेव हो जाता है जाकर, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ के आए हैं आप वो चीज। यूज द टर्म एंड मेथड दैट आर यूज्ड इन द बुक, और फिर आप वही टर्म्स एंड मेथड्स यूज करते हैं जो आपकी बुक में पहले से आप पढ़ के आए थे टेस्ट बैंक में। डिसएडवांटेज क्या है, रेयरली इन्वॉल्व एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। इस तरह के जैसे आप टेस्ट पेपर्स जो पढ़ के आ जाते हैं और फिर करने के लिए आते हैं, तो इसमें आपका खुद का कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, कोई सिंथेसिस आप प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं देख पा रहे हैं। लिमिट द स्कोप ऑफ एग्जाम्स टू टेक्स्ट कंटेंट। अब ये जो है टेक्स्ट कंटेंट तक ही जो है सीमित रह जाता है, आप प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है ओपन बुक सिस्टम। ओपन बुक सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, ओपन बुक सिस्टम में आप ऐसा एग्जाम है ये जिसमें कि आप अपनी बुक्स को, आप अपने नोट्स को, आप अपने टेक्स्ट को, रिसोर्स मटेरियल को, जितने भी आपके रेलिवेंट मटेरियल आपके पास है आंसर्स के, वो सब ले जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो इससे क्या होता है, द टेस्ट योर एबिलिटी टू फाइंड एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सो आर ऑफन यूज्ड इन सब्जेक्ट रिक्वायरिंग डायरेक्ट रेफरेंस टू द रिटन मटेरियल। अब देखिए ओपन बुक एग्जाम क्या होते हैं, अब आप सोचेंगे कि हम बुक भी ले जा सकते हैं, हम ये नोट्स भी ले गए हैं तो फिर इजीली जो है वहां पर तो जाके हम कर लेंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को छूट होती है, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बना सकता है। तो इसके लिए आपको पढ़ के जाना बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इससे एनकरेज होगा कि भाई हाँ मेरे पास बुक रहेगी तो एटलीस्ट मैं एक बार रीड कर लेता हूँ पूरा चैप्टर कि मुझे क्या चीज कहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे किस टॉपिक में से उठा के लिखना है, क्योंकि टाइम तो आपका फिक्स रहता है। ऐसे तो है नहीं कि भाई आप टाइम बाउंड नहीं है इसमें, तो इसमें क्या है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बच्चे जो है पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें कई चीजें जो है मेमोराइज नहीं रह पाती, याद नहीं रह पाती, क्योंकि वो रट नहीं पाते हैं। जो बच्चे रट नहीं पाते हैं, कई चीजें उन्हें याद नहीं रह पाती हैं, तो वो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं जब वहां पे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। तो उनके लिए ये चीज, ये वाला एग्जाम बहुत अच्छा है कि उनको पता है बुक में कौन से पेज पे ये चीज दे रखी है, तो वो अपना आंसर जो है उसके हिसाब से बना के लिख सकते हैं। एडवांटेज इसकी क्या है, मेथड अलाउ स्टूडेंट एक्सेस टू बुक एट द एग्जामिनेशन हॉल। बच्चा जो है इसमें अपनी बुक का एक्सेस कर सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। फाइंड आउट आंसर टू इट रेफरिंग टू अ बुक इन द गिवन टाइम। गिवन टाइम के अंदर आपको अपनी बुक रेफर करके उसका परफेक्ट आंसर वहां पे देना है। इट मेक्स अ स्टूडेंट अ वास्ट रीडर। बच्चा जो है इसमें वास्ट रीडर बन जाता है, मतलब हर चीज, हर लाइन वो पढ़ेगा।
दिस सिस्टम एनकरेजेस सेल्फ स्टडी टू अ स्टूडेंट, इसमें बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी मोटिवेट होती है, सेल्फ स्टडी करेगा बच्चा। एग्जामिनर हैज द फ्रीडम टू रेज, एग्जामिनर को यहाँ फ्रीडम होती है कि वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि बच्चा बुक लेके जाएगा तो आप कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी छोटे से पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है, एग्जामिनर वो क्वेश्चन भी दे सकता है ताकि बच्चा जो है उसकी रीडिंग इंप्रूव हो, हर चीज वो पढ़ के आए। दिस मेथड अलाउ स्टूडेंट एक्सेस टू बुक एट द एग्जामिनेशन हॉल, ये ऊपर वाला ही रिपीट है। इट टेक्स अवे द वरी अबाउट द मेमोराइजेशन, जिन बच्चों को याद नहीं होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, उन बच्चों के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं कि बच्चे इसमें स्टडी करना बंद कर देंगे, हार्ड वर्क करना बंद कर देंगे, सिंपली वो कॉपी कर सकते हैं ओपन बुक से। सेकंड है पास आउट रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों की, क्योंकि बच्चे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा बुक लेके गए हैं, उनके पास मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। बाय दिस सिस्टम बोर्ड एग्जामिनेशन वुड लूज देयर इंपॉर्टेंस, अभी जैसे आप सुनते हैं कि मेरे भाई के तो 10th के एग्जाम है, मेरी बहन के 12th के एग्जाम है, मम्मी तो उसे पढ़ाई करवा रही है, वो तो बहुत पढ़ाई करती है, उसकी ट्यूशन लगा रखी है, मतलब एक बोर्ड एग्जाम का जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा ओपन बुक सिस्टम से, क्योंकि बच्चे जो है वो ये सोचेंगे हम बुक तो लेके ही जानी है, तो वो बोर्ड एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस रहती है वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अनफेमिलियर विद द ओपन बुक एग्जामिनेशन, ज्यादातर बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या। इट इज डिफिकल्ट टू एंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली इक्विप्ड रिगार्डिंग द बुक्स, हर बच्चा जो है उसके लिए इक्वली इक्विप्ड रहना पॉसिबल नहीं है हर बच्चे के लिए एग्जाम, क्योंकि स्टॉक जो है लाइब्रेरी में, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट बुक सबके पास है, लेकिन टीचर ने कोई ऐसे रिसोर्स वाली बुक बता रखी है कि भाई ये बुक में से जो है इसका कंटेंट ज्यादा अच्छा बनेगा, या फिर मैं एग्जाम जो है उस बुक में से दूंगी, आपकी टेक्स्ट बुक में जो है 3 पेज का चैप्टर है, मैंने 30 पेज के चैप्टर में से जो है इसके क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप क्या करेंगे, उस बुक के लिए भागेंगे। लाइब्रेरी में इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी जो कि हर बच्चे को चाहिए अपने एग्जामिनेशन में लेके बैठने के। और लास्ट है इसका कि बच्चे को जो है डेस्क का स्पेस ज्यादा चाहिए इसमें, क्योंकि वो अपने नोट्स भी लेके बैठेगा, बुक्स भी लेके बैठेगा, तो इसलिए उसको हर चीज रखने के लिए अपने डेस्क पे पूरा स्पेस चाहिए। और इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करवा सकती हैं टीचर की, भी आपको जैसे अभी कई टीचर क्या करती हैं, आपको क्वेश्चंस लिखवा देंगे और वो कहेंगे आप बुक में से जाके खुद लिखना, खुद प्रैक्टिस करना घर पे, ताकि वो आपका जो है एक एनकरेजमेंट कर रही है कि भाई आप रीडिंग करें अपने चैप्टर की और आप खुद समझे चैप्टर को, अपना खुद एसेस करें और फिर उसका आंसर लिखें। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब वो टाइम बाउंड भी नहीं होता, तो ये आपको स्टार्टिंग में सिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन का मतलब है कि इसमें बच्चा जो है कि भी बच्चा फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसके लिए एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि सबके लिए फिट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि फिट फॉर ऑल वाला यहाँ पर नहीं चल सकता है, क्योंकि हर बच्चा जो है राइटिंग में अच्छा नहीं होता, हर बच्चा स्पीकिंग में अच्छा नहीं होता, हर बच्चा लिसनिंग में अच्छा नहीं है, तो इस टाइप से हर बच्चे की अलग खूबी है, तो हर बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। कईयों को लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई मुझे हिंदी में पेपर नहीं इंग्लिश में पेपर चाहिए, तो हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखा होगा, अभी जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है आपका क्वेश्चन, तो वो क्या है इजीली एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट। तो इस तरह से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए सो दैट कि बच्चा जो है उसकी क्रिएटिविटी बढ़े, उसका जो है स्ट्रेस लेवल कम हो, ताकि वो इमोशनली मेंटली फिट बन सके, वो एग्जामिनेशन से डरे नहीं, उसको एनकरेजमेंट की तौर पे लगे, खुश हो वो कि भाई हाँ मेरे एग्जामिनेशन आ रहे हैं। इतने फ्लेक्सिबल हो जाने चाहिए एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका रिपोर्ट सेंटर है, ऑनलाइन सिस्टम है, ओपन बुक सिस्टम है, ये जो है ये एग्जाम्पल है जिसमें कि इजीली एक्सेस कर सकता है बच्चा, फ्लेक्सिबल है ये एग्जाम। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन का मतलब यही है कि बच्चा जो है इजीली एक्सेस हो जिन चीजों के लिए, उसे कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चा अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए। देन है आपका एग्जाम ऑन डिमांड। एग्जाम ऑन डिमांड का मतलब है कि बच्चा जब चाहे, जब वो तैयार है तब वो एग्जाम दे सके। तो इसमें क्या होता है, ये जो एग्जाम होते हैं ये कौन करवाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड इग्नू, इन दोनों द्वारा जो है ये एग्जाम करवाए जाते हैं। द सॉफ्टवेयर फॉर जनरेटिंग इंडिविजुअलाइज्ड क्वेश्चन पेपर, सॉफ्टवेयर जो है इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन पेपर दे देता है, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है फॉर ऑन डिमांड एग्जाम। मतलब बच्चा जो है जब प्रिपेयर होगा, इसमें फर्स्ट पल क्या चीजें जरूरी होती हैं, इसमें जरूरी होती है कि आपने कोई मिनिमम पीरियड होते हैं स्टडी के, वो कंप्लीट करने होते हैं कि भाई इतने पीरियड्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करवानी है, देन आपका इशू हो जाएगा, आपका ऑनलाइन जो हॉल टिकट होती है, मतलब जहां पे आपका एग्जाम होगा वो इशू हो जाएगी, और फिर ऑनलाइन जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा कि आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं क्राइटेरिया अपना। देन उसके बाद स्टूडेंट्स जो है अपना ये एग्जामिनेशन देते हैं। तो ये इतना फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट्स के लिए।
तो इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स ये हैं कि बच्चे को इसमें वेट नहीं करनी पड़ती है 6 मंथ के लिए, जैसे टर्म एग्जाम्स में करनी पड़ती है। डेट ऑफ एग्जाम्स लाइज विद स्टूडेंट की चॉइस से ही जो है आपको एग्जाम का पता लगेगा कि कब होगा। मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, बच्चे की सिक्योरिटी बनी रहे। स्टूडेंट कैन रजिस्टर ऑनलाइन फॉर ऑन डिमांड एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी बच्चा जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट कर सकता है, पे कर सकता है और अपने जो उसकी ऑनलाइन इशू हॉल टिकट हो जाती है वो, जिसमें कि डेट, वेन्यू, एग्जामिनेशन का सब कुछ डिटेल्स आपकी उसमें लिखी होगी, जैसे रोल नंबर टिकट होती है आपकी। मल्टी मोड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट सिस्टम, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है बच्चा, इसमें पेमेंट ड्राफ्ट से कर सकता है, जिस तरह से वो पेमेंट करना चाहता है पूरा फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरह से वो पेमेंट कर सकता है। फिर एग्जाम कंडक्टेड अंडर वेब बेस्ड क्लोज सर्किट कैमरा सर्विलेंस के थ्रू आपका एग्जाम होता है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अटेंडेंस ऑन द डे ऑफ एग्जाम, आपको सबमिट करनी पड़ती है अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन डे ऑफ एग्जामिनेशन के दिन, और फिर आपको जो है अवार्ड और मार्क्स दे दिए जाते हैं आपके जिस हिसाब से आप पेपर करके आते। पहले जो ये सिस्टम था वो सेकेंडरी लेवल के लिए स्टार्ट हुआ था 2003 में, देन उसके बाद ये सीनियर बिल्कुल इजी सिस्टम है जो एग्जाम ऑन डिमांड का सिस्टम है आपका, कि बच्चे को इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी देनी है, देन उसके बाद जो है इशू हो जाएगी उसकी ऑनलाइन हॉल टिकट, ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक होगा उसका उससे पहले, और उस दिन की अटेंडेंस भी उसे ऑनलाइन जो है मार्क करनी होगी कि मैं प्रेजेंट हूं अपने एग्जाम्स में। देन उसके बाद बच्चा जिस टाइम रेडी है उस टाइम असेसमेंट दे सकता है अपना, इसमें वेट करने की बच्चे को जरूरत नहीं है 6 से 12 मंथ की। तो ये है आपका एग्जाम ऑन डिमांड। इसकी एडवांटेजेस क्या है? तो इसकी एडवांटेज में ये है कि ये अलाउ करता है बच्चों को वो इजीली एक्सेस कर पाए जब वो रेडी हो। इसमें कोई सब बच्चे पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं करता है कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे और बच्चे को उस टाइम देने ही होंगे। तो इसमें थ्रेट ऑफ फेलियर जो है वो कम रहता है, क्योंकि बच्चा जब चाहे जब एग्जाम दे सकता है। फ्रस्ट्रेशन रिमूव हो जाती है, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम जो है वो रिमूव हो जाता है। इसमें जो है नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है वो इमीडिएट होता है, सक्सेस रहती है उसमें, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फैक्टर है कि आपने पेपर दिया और आपका तुरंत रिजल्ट आ गया, मतलब जैसे ही आपको नॉलेज हुई उस सब्जेक्ट की, जैसे कि मान लीजिए अब आपने पूरी बुक जो है वो रिवाइज कर ली है, आपने अच्छी तरह इसकी तैयारी कर ली है, तो अब आपको लगता है कि भाई हाँ मैं इसमें परफेक्ट हूं और मैं ये एग्जाम देना चाहता हूं, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो है वो डिसाइड होगी स्टूडेंट के तरफ से, कि मतलब उसने एग्जाम दिया है, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो रीअपियर कर सकता है उस एग्जाम के लिए, जितनी बार चाहे उतनी बार वो रीअपियर कर सकता है, जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होता अपने एग्जामिनेशन से या उसके रिजल्ट से। एवरी क्वेश्चन पेपर, हर बच्चा जो है, मान लीजिए इससे चीटिंग हो सकती है, अगर एक बच्चा चाहे कि मैं इस महीने अपना एग्जाम दूंगा, दूसरा बच्चा चाहे मैं 15 डेज बाद दूंगा, मैं तेरे से क्वेश्चन पेपर पूछ लूंगा, तो इसमें चीटिंग के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर जो है हर बच्चे के लिए, इंडिविजुअल बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होता है विद सेम डिफिकल्टी लेवल, उनका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट नहीं होता, लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है, क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये था आपका ऑन डिमांड एग्जाम। देन आपका आ गया है, एक होता है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है आपका कि कितना आपने अचीव किया है, भाई कितना आप लेके आ रहे हैं, कितना आपको नॉलेज है, कितनी आपकी स्किल्स डेवलप हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, उसमें आपका अचीवमेंट चेक किया जाता है कि भाई आप इस चीज में कितना अचीव कर पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज में आप टॉप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप कैसे हैं, आर्ट्स में आप कैसे हैं, आप गेम्स कैसे खेल रहे हैं, आप म्यूजिक कैसा प्ले कर रहे हैं, सब चीजों में आपका अचीवमेंट चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आपके मेंटर को, जो आपका पर्टिकुलर टीचर है उस सब्जेक्ट का या स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का, म्यूजिक का, जो भी आपका गाइड है, उसको बता दिया जाता है कि भाई इस बच्चे के मार्क्स इतने आए हैं। जैसे कि आपने 100 में 88 आए आपके मार्क्स, तो इसका मतलब ये आपका अचीवमेंट है कि भाई इतने % आपने अचीव किया है। लेकिन बाकी 12% आपने अचीव क्यों नहीं किया, वो आपका डायग्नोज होगा। डायग्नोज का मतलब है कि वो देखा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेसेस क्या है, किस कारण से आप जो है, आपकी तबीयत खराब थी, आपके फैमिली में कोई इश्यूज थे, या आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको टीचर की मेथड समझ नहीं आ रहा है, आपको पार्शियलिटी लग रही है, आपके मतलब क्या कारण थे कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं अचीव। तो वो डायग्नोज किया जाएगा कि कहाँ पर आपको किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, कौन सी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, किस तरह का गाइड आपको चाहिए, किस तरह का मेथड से आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, प्रैक्टिकली आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वो सब यहाँ पर डायग्नोज होगा। देन उसके बाद आता है रिमीडियल। ये आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। रिमीडियल एक्शन क्या होते हैं कि आपने डायग्नोज कर लिए, अब उस चीज़ को फॉलो करना है कि क्या क्या आपने डायग्नोज किया है। मान लीजिए आपने 10 पॉइंट डायग्नोज कर लिए कि बच्चे के हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, बच्चे को टीचिंग मेथड्स नहीं समझ आते हैं, बच्चा प्रैक्टिकली ज़्यादा समझना चाहता है, बच्चे के जो है स्पीकिंग स्किल्स नहीं है उसमें जो है, या फिर एंगर इशू है, मतलब हर चीज़
लाइफ स्किल्स के टीचर से पूछा जाएगा, हर चीज से पूछा जाएगा। तो डायग्नोज करके आपका वो रिमीडियल एक्शन दिया जाएगा। अब रिमीडियल एक्शन में क्या आता है, रिमीडीज में क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है इसका रिमीडीज का। सबसे पहले आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ, फिर उसमें आपकी डिफिकल्टीज जो भी हैं, आपकी वीकनेस की क्या चीज आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, उस पर काम होता है। आपकी रिमीडियल टीचर जो होती हैं वो आपको उसमें जो है फर्दर रिमीडीज देती हैं कि भाई हम आपकी इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे हेल्प कर सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। पर्पस क्या होता है, ताकि बच्चा जो है उसकी लिसनिंग स्किल्स बढ़े, रीडिंग स्किल्स बढ़े, स्पीकिंग स्किल्स बढ़े, राइटिंग स्किल्स बढ़े, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाए, इसलिए उसे रिमीडियल असेसमेंट दिया जाता है, रिमीडियल टीचिंग दी जाती है। टाइप्स क्या है रिमीडियल टीचिंग के, रिमीडियल टीचिंग एक दो होती है पूरी क्लास के लिए कि भाई पूरी क्लास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में वीक है तो इसको पूरी क्लास को जो है रिमीडियल टीचिंग दी जाए। एक होती है सिर्फ बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जिन स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रिमीडियल टीचिंग करी जाए, मतलब एक्स्ट्रा क्लास करी जाए। रिमीडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक रिमीडियल टीचिंग होती है जिसमें कि डायग्नोज नहीं किया गया है कि बच्चे को में वीकनेस क्या है, बच्चे को क्या इंप्रूव करना है, भाई सीधा ही उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर दी। एक होती है रिमीडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब डायग्नोज कर लिया कि इस बच्चे को इस चीज में हेल्प चाहिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में इसको हेल्प चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वीकनेस ये है, और फिर उसके बाद उसको रिमीडियल टीचिंग दी जाए। एक होती है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कि एक ही बच्चे को दी जाए, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट को दी जाए। एक होती है ग्रुप, मतलब ग्रुप्स बना लिए जाए, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए और फिर उसके बाद उसको रिमीडियल टीचिंग दी जाए। देन आ जाते हैं रिमीडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले क्लास टीचिंग। क्लास टीचिंग में होल क्लास को समझाया जाता है, पर्टिकुलर लेसन, पर्टिकुलर यूनिट जो है उसको अगेन दोबारा समझाया जाता है ताकि बच्चे को उसमें डिफिकल्टीज और डेफिशिएंसी जो आ रही थी वो खत्म करी जाए रिमीडियल टीचिंग के द्वारा। ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं और ग्रुप के बेसिस पे उनको जनरल टीचिंग दी जाती है ताकि वो जो है इंप्रूव कर पाए। इंडिविजुअल टीचिंग कौन सी होती है, जो कि आपकी इंडिविजुअल स्टूडेंट के डिफिकल्टी लेवल को समझ के और फिर उसको इंडिविजुअल बच्चे को दी जाती है, जिसमें टीचर हेल्प करती है, गाइड करती है बच्चे को इंडिविजुअली कि आपको इस मेथड से, इस स्ट्रेटेजी से पढ़ना होगा, इन रिसोर्सेज से पढ़ना होगा और आप फिर जो है इंप्रूव कर सकते हैं इसमें। सुपरवाइज्ड रिमीडियल टीचिंग कौन सी होती है, जिसमें कि आपको जो है इसमें रोल ऑफ टीचर क्या रहता है कि आपको नोटिस कर दिया, मतलब आपको नोटिस कर रही है टीचर, सुपरवाइज कर रही है आपकी लर्निंग एक्टिविटीज को स्टूडेंट की। इसमें सेल्फ लर्निंग पे, सेल्फ करेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा अपने आप से करे। टीचर उसको गाइड करने के लिए एज ए फैसिलिटेटर यहाँ है, लेकिन मतलब जब भी उसे जरूरत पड़े वो टीचर वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप से करना शुरू करे। इसमें सुपरवाइज्ड रिमीडियल टीचिंग में ये मोटिवेट किया जाता है, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ करेक्शन। देन है ऑटो इंस्ट्रक्शनल। ऑटो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑटो लर्निंग मॉड्यूल होता है कि ऑटो लर्निंग मॉड्यूल जैसे कि बच्चा जो है खुद से करे, बच्चे को जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, मतलब कोई नोट्स भी ना दिए जाए, कोई ऐसे हेल्प ना दी जाए और बच्चा जो है खुद से उसे करे, मतलब कंप्यूटर असिस्ट प्रोग्राम से अपनी रिमीडीज करे कि भाई मैं इस चीज में वीक हूं, मुझे इस तरह से इसको ठीक करना है। एक्शन रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च भी एक तरह की रिमीडियल क्लास दी जाती है जिसमें जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम दोनों देखी जाती हैं, दोनों तरह की प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं। मास्टरी लर्निंग कौन सी होती है, जैसे BS ब्लूम ने बताई थी, मास्टरी लर्निंग आपकी क्लास में भी हो सकती है, रीइंफोर्समेंट टेक्निक भी हो सकती है, रिमीडियल इंस्ट्रक्शन भी होती है, इंडिविजुअल लर्निंग भी, मतलब सब कुछ इसमें जो है मिक्स होता है कि पहले वो चीज डायग्नोज की जाए और फिर उसके बाद जिस भी एरिया में बच्चे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो की जाए ताकि उसकी मास्टरी लर्निंग बने, उसको 100% वो अच्छी तरह से याद हो जाए। देन रिमीडियल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले होती है रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई आपको किस किस चीज में लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं स्टूडेंट्स को। सेकंड, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया जाता है ताकि वो रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस को समझ सकें और उन पे काम करना स्टार्ट कर सकें। फिर बुक्स दी जाती हैं उन्हें कि भाई आपको अगर टेक्स्ट बुक से नहीं समझ आ रहा है, मैडम के मेथड से समझ नहीं आ रहा है, तो आपको हम और रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजीज और बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें और ईजी लैंग्वेज में है कि भाई आप यहाँ से पढ़ के और जो है इसको अच्छी तरह से समझ सके। यूजिंग ICT फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT क्या है, जो कि हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर हो गए, आपके इंटरनेट हो गए हैं, आपके ईमेल्स हो गई हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजी है। आजकल देखिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, ऑफिस में बैठे हैं आप, इंडिया में हैं आप, US के बंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं आप, आजकल वीडियो कॉल कर लेते हैं पर्सनल तौर पर। अगर कोई आपका बंदा बाहर है, आपको बात करनी है, तो आपको ये नहीं लगता कि वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम वीडियो कॉल करके उनके बात कर सकते हैं। हमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपना सेव करके रखना होता है या किसी को भेजना होता है तो हम ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल टाइम में देखिए चिट्ठी डलती थी, कब पहुंचती थी वो, ईमेल जो है विद इन सेकंड पहुंच जाती है दूसरे पर्सन के पास। कोविड जैसे आया तो अगर ट्रेडिशनल तरीका होता तो हम कोविड में क्लासेस कैसे लगाते, बच्चों के 2 साल बर्बाद हो जाते फिर पढ़ाई के। आजकल क्या हो रहा था, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस टीचर ले रही थी, जिससे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग बढ़ रही थी कि सारे बच्चों को जो है एक टीचर जो है सारे के सारे बच्चों को म्यूट भी कर सकती है वहां पर, जब क्वेश्चन पूछने हो तो उस बच्चे को स्पेशली अनम्यूट भी कर सकती है। तो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम उसका इतना बेनिफिट अपने डे टू डे लाइफ में उठा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है हमारा, चाहे वो हमारा ऑफिशियल वर्क है, चाहे हमारे फैमिली का वर्क है, चाहे हमारे कंट्री की तरफ से है, हर चीज टेक्नोलॉजी की वजह से अब बेहतर बन गई है। ट्रेडिशनल टाइम में अब हम देखते हैं टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है आपके एग्जामिनेशंस में और आपकी जो है क्लासेस में क्या बेनिफिट होता है। तो एज अ टीचर क्या होता है, पहले जो है हैंड रिकॉर्ड आपको रखने पड़ते थे, मतलब वो हाथ से लिखेंगे अपने रजिस्टर में और तब उनके पास रिकॉर्ड रहेंगे, जैसे कि आपकी अटेंडेंस हो गई है, आपके मार्क्स हो गए हैं, यूनिट टेस्ट में आपके इतने मार्क्स आए थे, फिर फर्स्ट टर्म में इतने आए थे, तो टीचर्स को क्या है अपने रिकॉर्ड बना के रखने पड़ते थे रजिस्टर्स में। और अगर मान लीजिए वो गुम हो गया तो टीचर्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था और स्टोरेज का इतना दिक्कत हो जाता था कि भाई कहां पे वो सेव करके रखे इतने सारे डॉक्यूमेंट। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आईसीटी की मदद से टीचर जो है अपना सारा डेटा कंप्यूटर में सेव करके रखती है। अगर वो टीचर मान लीजिए स्कूल छोड़ के चली भी जाती है बीच में, तो भी डेटा बच्चों का जो है वो सेफ रहेगा और अगली टीचर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो मतलब कोई भी चीज डिस्क्रिपेंसी हो गई है बिल्कुल कि भी हाँ हर चीज ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर। जो टीचर जो है पहली टीचर बना के गई थी आपका डेटा, दूसरी टीचर को वो हैंड ओवर कर दिया गया है। हर बच्चे का जो है डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना सेव हुआ। सेकंड इसमें फायदा ये है टीचर्स के लिए, जैसे टीचर पहले पढ़ाती थी तो टीचर को जो है जो पढ़ा के गई है वो अच्छी तरह से, मान लीजिए आज लेक्चर प्रिपेयर करके आई है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को मन लगा के पढ़ा है। नेक्स्ट डे मान लीजिए पहले दिन 10 बच्चे एब्सेंट थे, अगले दिन आके वो 10 बच्चे कहते हैं मैम ये चीज हमें समझ नहीं आई, तो टीचर को वही चीज दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूं, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, टीचर आपको कभी भी शो कर सकती है जो रिकॉर्डेड डेटा होता है। तो ये किसकी मदद से होता है, ये भी हमारा टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। थर्ड है कि आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट बनाना, हर चीज करना, वो टीचर्स को पहले मैनुअली करना पड़ता था। अब क्या है, वो कंप्यूटर की हेल्प से आपको ऑनलाइन रिजल्ट्स मिल जाते हैं अपने, आपको फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको फीडबैक के लिए वेट करना पड़े, टीचर पहले कंपेयर करेगी इसके फर्स्ट टर्म में इतने थे, सेकंड टर्म में, आजकल सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो ये बेनिफिट है टीचर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है आईसीटी का, देखिए स्टूडेंट्स को पहले क्या था, मैनुअली अपने फॉर्म भरने पड़ते थे, मैनुअली फीस डिपॉजिट करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, मैनुअली फिर उनको अपनी जो है रोल नंबर लेने जाने पड़ते थे। आजकल हर चीज इजी हो गई है, आप ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए, अपने ऑफिस में है, अपने घर में है, तो इजी टू गो, मतलब आप ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कर देते हैं, ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड आ जाता है आपके पास, ऑनलाइन आपको चीजें मिल जाती हैं, ऑनलाइन आपके एग्जामिनेशन भी होने लग गए हैं आजकल, और ऑनलाइन ही आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको घर बैठे रिजल्ट भी पता लग जाता है। मतलब आप क्या है, आपको कोई क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, आपको कोई बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला या फिर ये चीज गलत हो गई या मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, तो हर चीज जो है आपको एक्यूरेट मिलती है। स्टूडेंट्स को जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग का मिल गया। जैसे पहले क्या था, बच्चों को घर घर जाना पड़ता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ होमवर्क लेने के लिए, मैं उसके पास जा रहा हूँ। आजकल क्या है, ऑनलाइन आप मांगिए, व्हाट्सएप पे मांगिए, ईमेल पे मांगिए, तुरंत आपके घर होमवर्क आ जाता है। तो हर चीज जो है आज के दिन ईजी हो गई है। अपने फ्रेंड के साथ पहले जैसे ही आप क्यों कहते थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है अपनी टीचर से या किसी भी चीज से, आजकल ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी मिलने लग गई हैं आपको। तो आजकल बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग जो चीज थी वो सोल्व कर दी है आपकी टेक्नोलॉजी ने। आपको कोई चीज समझ नहीं आई थी तो आप जैसे ऑनलाइन, अब मान लीजिए आप अपनी टीचर से पढ़ रहे हैं बीएड का और आपका ये चैप्टर मिस हो गया है, टीचर जो है रिपीट नहीं करवाएगी इस चैप्टर को, तो आप जो है ऑनलाइन, अब जैसे मेरा ये टॉपिक है आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपकी ये हेल्प हो रही है। पहले क्या होता था, बच्चों को वही जो टीचर के लिए फायदेमंद चीज थी वही यहाँ बच्चों के लिए है, कि जैसे मैंने एक बार क्लास दे दी आपको, तो बच्चा अगर एब्सेंट है उसमें तो उसकी क्लास मिस होगी। लेकिन आजकल क्या है, आप इस कोई भी लाइव वीडियो है, कुछ भी चीज है, वो रिकॉर्डेड हो जाती है आपकी, क्यों, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो वो क्या है, आप कभी भी रिप्ले करके देख सकते हैं उसको, जितनी भी स्पीड में चाहे आप देख सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप देख सकते हैं, तो उसमें आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो ये अपनी हेल्प करता है हमारा आईसीटी, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसकी क्या क्या मटेरियल हैं, जैसे कि अभी आपके आगे हैं, लैन है, मैन है, ईमेल है, इंटरनेट, सब चीजें जो हैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती हैं। पहले ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, कौन सी हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी सबसे पहले कौन सी आई थी, वो आई थी टेलीविजन, रेडियो, ये चीजें, और टेलीफोन, ये हमारी जो है टेक्नोलॉजी थी पहले के टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में। तो ये टेक्नोलॉजी से ना तो हम जो है पढ़ाई कर सकते थे, ना हम जो है कोई स्टोर डाटा देख सकते थे। लेकिन आज जब इंटरनेट आ गया है, ईमेल आ गई है, तो हर चीज, कम्युनिकेशन दूसरे के साथ ईजी हो गई है, हमारी जो है प्रॉब्लम्स कई हद तक कम हो गई है, हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, हम जब चाहें उसे अर्काइव कर सकते हैं, जब चाहे जो है उसे रिट्राइव करके देख सकते हैं। किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमें तुरंत मिल जाती है, हमें फाइलों को उठा के ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारे फायदे होते हैं आईसीटी के। आप देखते हैं यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन दी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में क्या है वैसे मैं आपको बता चुकी हूं, पर हम एक बार स्टेप वाइज देख लेते हैं।
यूजेस ऑफ आईसीटी क्या है? मोटिवेट्स द लर्नर, लर्नर को मोटिवेट करता है। ये कैसे मोटिवेट करता है? अब जैसे पहले लर्निंग के क्या थे कि भी उन्हें समझ आ गया तो ठीक है, जो टीचर ने समझाया। अगर टीचर ने उन्हें जो समझाया वो समझ नहीं आया तो अब क्या है, वो दोबारा से वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं या अपने इंटरनेट की हेल्प से उस चीज को ढूंढ सकते हैं, या कोई टेक्स्ट बुक जो हमें उन्हें लाइब्रेरी में नहीं मिलती थी, टेक्स्ट बुक में वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो अब क्या है वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या कोई पीडीएफ फाइल देख सकते हैं जो उनकी टीचर ने उन्हें दिया है। तो हर चीज के लिए अब लर्निंग मोटिवेट हो रही है। आपके पास बहुत सारे साधन हो गए हैं अपनी लर्निंग को एनहांस करने के। इसमें सेकंड है आपका, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल, जैसे सब्जेक्ट मैटर में पहले क्या था, आपका टेक्स्ट बुक का वो एक पैराग्राफ दिया जाता था, आपको उसी से समझना है, ये भाई आपके पास दूसरा कोई माध्यम नहीं होता था। आजकल क्या है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकली भी कैसे करके देख सकते हैं? आप जैसे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो में आप देख रहे हैं कि भाई हाँ, इवन प्रैक्टिकल्स भी आप ऑनलाइन वीडियो में देख के कर सकते हैं। तो हर चीज जो है आपके लिए इतनी आसान हो गई है कि एक आपका टॉपिक है, मान लीजिए जैसे आईसीटी है, इसके ऊपर हजारों मटीरियल, हजारों टेबल्स मिल जाएंगे आपको, जिससे कि जिसका इजी लैंग्वेज लगे आपको, आप लर्न कर सकते हैं। हो सकता है किसी टीचर का आपको हिंदी में समझाने में तरीका बहुत ही अच्छा लगता हो, तो वो चीज आपकी इजीली लर्न हो जाए। तो ये चीजें हैं कि भाई आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग करती है ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कोलैबोरेटिव लर्निंग को इंप्रूव करती है, बिल्कुल। जो डिस्कशन वगैरह होती है, क्लास डिस्कशन है, या फिर हम ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बच्चों को ग्रुप में पढ़ा रही है टीचर, वो होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। एक साथ हम लर्न कर रहे हैं, एक साथ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। देन है इंटरेक्टिव लर्निंग बढ़ती है, बिल्कुल। सारे के सारे जितने भी बंदे हैं जो कि अपना क्लास ले रहे हैं, तो सबकी जो है आपस में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। सब बच्चे एक दूसरे को समझ रहे हैं, सब जैसे ऑफिस में हो रही है तो समझ रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट है, तो हर चीजें जो है आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं और समझ पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये बढ़ाता है, रीजनिंग बढ़ाता है, जो कि आपको लर्नर्स को होती है। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो समझ नहीं आया है, आपको उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस थे, तो आप, और 10 क्वेश्चन क्या थे, आपकी क्यूरियोसिटी है उस चीज में सीखने की, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में उसका आंसर सिर्फ एक का ही मिला, सेटिस्फैक्टरी आंसर सिर्फ एक का मिला, बाकी 9 क्वेश्चन आपके एज इट इज रह गए। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आपके पास रिसोर्स ज्यादा हो गए हैं, आपके पास साइट्स इतनी सारी अवेलेबल हैं, आपके पास इतने सारे मेथड्स हो गए हैं कि आप उस चीज को अच्छी तरह से अपनी थिंकिंग को और राइज कर सकते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकते हैं और अपनी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देन है पर्सनलाइज लर्निंग में भी ये हेल्पफुल है, डिजाइनिंग स्किल्स में भी ये हेल्पफुल है। आप कितने भी इस पे बना के लिख के आ सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या है, पहले डिजाइनिंग टूल नहीं होते थे, अब किसी को ड्राइंग नहीं आती थी, हमें ट्यूशंस के लिए जाना पड़ता था बाहर। आजकल आप इंटरनेट पे देखिए, इतने सारे बिगनर्स के आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता था, वो आप कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन की फीस सबमिट करने के लिए जाना है, या आपको जो है अपना सेंटर पता करना है, तो हर चीज जो है आपकी ऑनलाइन हो जाती है, बहुत ही ईजिली हो जाती है। और इससे बच्चे जो है सेल्फ मोटिवेट रहते हैं। पहले बच्चों को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था। जैसे पहले की टेक्नोलॉजी में क्या था, सिर्फ आपके पास एक फोन था, आप किसी बच्चे को कहेंगे कल ये नोटबुक ले आइयो, मेरा काम पूरा नहीं था, या मुझे ये समझा देना, या टीचर को जाके आप कह रहे हैं कि मुझे ये समझा देना, टीचर कह रही है आप ट्यूशन रख लो। तो इतनी चीजें होती थी, इतनी कंफ्यूजिंग चीजें होती थी। आजकल क्या है, बच्चे जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं कि मैं खुद, तो मेरे पास अगर कंप्यूटर है, मैं अपने कंप्यूटर पे खुद सर्च करके देख सकता हूँ कि ये चीज कैसे बनती है, पावर पॉइंट कैसे बनती है, इस चीज का प्रिंट आउट कैसे निकलता है, मैं हर चीज सर्च करके देख सकता हूँ। स्टेप वाइज आपको जो है हर किसी चीज की वीडियो मिल जाएंगी, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे बच्चे जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं और वो सेल्फ लर्नर बन रहे हैं कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, टीचर ने करवाया है तो मैं अपनी नॉलेज और स्किल्स को और एडवांस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब थे इसके यूजेस एंड एडवांटेज। अब है यूज, नेक्स्ट आपका आ गया है यूज ऑफ आईसीटी इन लर्निंग एक्सरसाइज फॉर लैंग्वेज कंपिटेंसी। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन है, फ्रॉम मॉन्क से लेकर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल तक, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, सब कुछ जो है वो डिपेंडेंट है आपके इंटरनेट पे, आईसीटी पे। आज के अपने एवरीडे वर्क करने के लिए, दूसरों खेलने के लिए, पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है। टू क्रिएट एंड एक्सेस ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट के लिए जैसे अब मैं बना रही हूं ये कंटेंट, तो किसी को हो सकता है ये यूज हो ये कंटेंट, और इसी तरह से जो है वो आगे इसको फॉरवर्ड करे। और हो सकता है कोई टीचर इसको देखे और इसमें से जो मटेरियल उन्हें अच्छा लगता है वो अपना नोट डाउन करके अपने स्टूडेंट्स को बताए। तो हम जो है इंटर रिलेटेड है, मतलब कोई पढ़ा रहा है यहाँ पर और कोई पढ़ रहा है इससे कंटेंट से। तो इसी में इसी जो है ऑर्डर है, इसको इंश्योर किया जाए कि भाई लैंग्वेज कंपिटेंसी में आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले है नीड्स असेसमेंट। असेसमेंट की जरूरत हमें, एग्जामिनेशन की जरूरत किस लिए पड़ती है? एग्जामिनेशन की जरूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ती है ताकि हम वो जो बीच के गैप है कि भाई हमारा जो आउटकम था, हम किस लिए पढ़ाई करने आए हैं या हम इस स्कूल में किस लिए आए हैं, हमारा एक मकसद है ना कि हमें ये सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी, हमें इंग्लिश अच्छी बोलनी आ जाएगी, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। तो वो चीज हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज से हमें सिर्फ एग्जामिनेशन से ही पता लग सकती है।
तो इसमें यही है आपका कि नीड्स असेसमेंट आइडेंटिफाइज द नीड ऑफ द टारगेट ग्रुप। आपको किस चीज में हेल्प की जरूरत है, क्या आपके फ्यूचर रिसोर्सेज हैं, क्या चीज अभी अवेलेबल है, क्या चीज हमें अवेलेबल करवानी है। तो हर इंप्रूवमेंट, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं गैप बिटवीन द करंट एंड डिराइव्ड आउटकम, कि अभी आपका आउटकम क्या आ रहा है और आपको क्या अचीव करना है, उसके बीच का जो गैप है वो चीज फुलफिल करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपकी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। और असेसमेंट जो है वो कैसे लिए जाते हैं, हाउ इज द नीड असेसमेंट अंडरटेकन, किस लिए जाते हैं नीड असेसमेंट, ये क्या है, इसमें क्या है, आपको एक प्लान बनाना पड़ता है प्रॉपर, फिर उसके हिसाब से आपको आंसर करने पड़ते हैं। हु विल कंडक्ट द स्टडी, कौन करेगा इस स्टडी को, द स्टडी कुड बी अंडरटेकन बाय कंसल्टेंट्स, जो कंसल्टेंट हैं, वॉलंटियर्स हैं या स्टाफ है, जो भी हैं वो आपकी इस स्टडी को कंडक्ट करेंगे। बट द एक्चुअल डिसीजन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द स्टडी शुड टेकन इन कंसिडरेशन अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइमलाइन एंड रिसर्च डिजाइन। जो भी आपके पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइमलाइंस हैं, रिसर्च डिजाइन है, उनके ही बेसिस पे आपकी ये स्टडी हो सकती है। नीड असेसमेंट की जरूरत किसके लिए हो रही है, यहाँ पर जो एंड यूजर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आपको इंटरनेट कैसे यूज करना है, आपको ईमेल्स कैसे भेजनी है, हर चीज जो है प्रॉपर तरीके से उसको सिखाई जाए। उसको क्या चीज नहीं आती है, क्या चीज उसे सीखनी है, ऑनलाइन पेमेंट सीखनी है, या आपको कोई पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज सीखनी है मान लीजिए, या फिर आपको जो है टीचिंग कैसे करें वो सीखना है, कुछ भी चीज है वो आपको सीखनी है। तो एंड यूजर को, जो टारगेट ऑडियंस है इसकी, उसको जो है असेस किया जाए। और वो कौन असेस कर पाएगा, दोज हु वाज अवेयर अबाउट द इशू रिलेटिंग टू द टारगेट पॉपुलेशन, की टारगेट पॉपुलेशन को जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो बंदा उसको जो अवेयर हो उस चीज के, कि भाई हाँ, जिसको पता हो कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को पता है ये चीज, तो मैं इनको जो है टीच करूंगा या इनका एनालिसिस करूंगा। सर्विस प्रोवाइडर, कि भाई कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी खोली है और वो अपनी कंपनी का कोई फोन लॉन्च कर रहे हैं, या कोई कुछ भी चीज है, लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं, और वो जो है उस एंड यूजर को कह रहे हैं कि इसमें ये फीचर्स ज्यादा है, ये चीजें अच्छी हैं। तो कोई वो ही बंदा जो जिसने कि वो लॉन्च किए हैं, उसी कंपनी का बंदा जो है उनको अच्छा एनालाइज कर सकता है। पीपल हैविंग रिसर्च एक्सपर्टीज, पीपल जिसको कि रिसर्च एक्सपर्टीज हो उस पर्टिकुलर एरिया में, वो उनको एनालाइज कर सकता है। दोज केयरिंग अबाउट द इश्यूज, ये फर्स्ट वाला ही आ गया, कि जो भी इश्यूज के बारे में जानता हो टारगेट ऑडियंस के, वो कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस, जो कि टारगेट पॉपुलेशन का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में कोई मॉनिटर होता है, वो आपकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसे ही टारगेट ऑडियंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, वो एनालाइज कर सकता है। दोज हु कैन मेक चेंज, भाई जो चाहते हैं कि भाई ये चेंज होना चाहिए, और जो कर सकते हैं उस चेंज को, कि भाई ये चेंज होना चाहिए, इसके बाद जो है इनके गैप खत्म हो जाएंगे, इनका जो डिजायर्ड आउटकम है वो इनको मिल जाएगा इस टारगेट ग्रुप को, तो फिर हमारा फुलफिल हो जाएगा कि हम असेसमेंट इसलिए ले रहे हैं और इसलिए असेसमेंट आपका जरूरत है। व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड, कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले आपको चाहिए होगी उस टारगेट पॉपुलेशन की, ताकि आप जो है उसको असेस कर पाए अच्छी तरह से। तो उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हर तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो सोशल है, डेमोग्राफिक है, कि भाई ग्राफ के बेसिस पे ले रहे हैं, सोशल जाके ले रहे हैं, लोगों से पूछ के ले रहे हैं, तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हाउ शैल दिस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप किसके थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेंट्स हो आपके, कोई फोकस ग्रुप हो जो कि वो ऐसी डिस्कशन कंडक्ट करवाए कि जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। रिसर्च ऑफ सेकेंडरी डाटा, जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वेश्चन रीज पूछे जाए उनसे, तो इस तरह से आप उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे। इसमें आपका क्या क्या स्टेप अभी तक हमने पढ़े हैं, इसमें सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे। भाई जिन भी लोगों को कुछ सीखना है, जिन भी जो भी एंड यूजर हैं, मतलब कि जैसे जिनको मान लीजिए ईमेल नहीं चलानी आती है, तो उनको ईमेल चलानी सीखनी है, या पर्टिकुलर कोई पावर पॉइंट चलाना सीखना है, तो वो जो एंड यूजर हैं जिनको नहीं प्रॉब्लम आ रही है, उनका हमें असेस करना है, उनको हमें एनालाइज करना है कि किस तरह से आप इस चीज को सीख सकते हैं। तो वो कौन कौन बंदे सिखाएंगे वो मैं सारा आपको बता चुकी हूँ। कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई टारगेट ऑडियंस का इशू समझता हो वो समझा सकता है उन्हें, कोई एक्सपर्ट हो उस फील्ड का तो वो उन्हें समझा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएंगी, फिर उसके बाद उनके सैंपल साइज देखे जाएंगे कि भाई कितने बंदे हैं इस प्रोसीजर में, कैसे उनको प्रोसीजर देना है, कैसे असेस करना है, कैसे जो है रिजल्ट हमारे मिलेंगे, और कैसे बंदों को फीडबैक दिया जाएगा कि आपको इस चीज में ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो आपको हम इस तरह से समझाएंगे। तो इसका मेन मकसद क्या है, इसको पूरे को हमने असेस क्यों किया, इसका मेन मकसद क्या है, ताकि जो गैप थे बीच में जो गैप आ रहे थे कि भी बंदे को समझ नहीं आ रही है ये, वो चीजें सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो गैप टू बी एड्रेस्ड, आईसीटी स्किल दैट कम्युनिकेटिव नीड्स, मतलब कि जो कम्युनिकेट करने के लिए आपको नीड्स थी आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, वो आपकी फुलफिल कर दी जाएंगी, आपको सिखा दी जाएंगी कि भाई इस तरह से आप यूज करते हैं।
और कई बार जो है इसमें सेल्फ असेसमेंट भी लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है, कंप्यूटर स्किल्स सेल्फ सर्वे कुड हेल्प मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्किल्स एंड इंडिविजुअल प्रोसेस, कि भाई एक पर्सन को अगर मान लीजिए मुझे खुद सीखना है और मैं खुद अपना असेसमेंट देना चाहती हूँ, खुद जो है मैं सीखना चाहती हूँ इसमें, तो सेल्फ असेसमेंट ले लेते हैं। इसमें सेल्फ असेसमेंट में आपको एक पर्सनल कंप्यूटर में आपकी फाइल सेव होंगी, फिर आपको जो है क्वेश्चनरी सेंड होगी कि भी आपके क्या क्या डाउट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, जैसे कुछ भी चीजें हो गई तो वो आपको सेंड की जाएंगी। फिर उसके बाद आपका देखा जाएगा, सबसे पहले आपका टारगेट कि भाई टारगेट है क्या, आपको क्या चीज अचीव करनी है, वो एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिया। फिर आपका खुद का आप खुद को असेस करेंगे, फिर आपको खुद को ट्रेनिंग मिलेगी और फिर आपका खुद का फीडबैक आ जाएगा कि भाई आपका ये गैप था, ये चीजों में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तब आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं। तो वो ये था। देन उसके बाद आ गया है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब जो आप लर्निंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके, उसे कहा जाता है ई लर्निंग। जैसे कि आपके माइक्रोफोन हो गए, कोई भी लिसनिंग डिवाइस हो गया, ऑडियो विजुअल टेप हो गया, वो सब जो है ई लर्निंग के अंतर्गत आती है। ई लर्निंग होती क्या है? ई लर्निंग जो होती है इज एन इनोवेटिव टेक्निक विच इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट ऑनलाइन थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट, की इंटरनेट को यूज करके आपको लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए। ये बिल्कुल आईसीटी वाला ही आ रहा है आपका, क्योंकि आईसीटी का मतलब भी यही था, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड ई लर्निंग का मतलब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, मतलब इंटरनेट से, कंप्यूटर से, अपने फोन से क्या क्या चीजें लर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, वो सब आता है ई लर्निंग में। कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से क्या लर्निंग होती है, वो होती है आपकी ई लर्निंग। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? ई लर्निंग रेफर्स टू कंप्यूटर एनहांस्ड लर्निंग, मतलब कि कंप्यूटर से जो चीज सीखे आप, फोन से जो चीज सीखे, वो चीजें होती है आपकी ई लर्निंग की। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप कोई भी लर्निंग कर रहे हैं, जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूं और बच्चे इससे लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जाम देके आ रहे हैं, तो वो होती है ई लर्निंग। द यूज ऑफ ई लर्निंग इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू ऑनलाइन लर्निंग कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेट और वेब एनेबल्ड, मतलब ये सिर्फ वो ऑनलाइन लर्निंग है जो कि आपकी इंटरनेट को यूज करके, वेब एनेबल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके की जाती है, वही है आपकी ई लर्निंग। इट कन्वेज द ब्रॉडर मीनिंग देन द टर्म्स कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि इसमें आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, तो आपको सारे रास्ते आपके ओपन हो जाते हैं कि भी आप किस किस माध्यम से इस चीज को सीख सकते हैं। ई लर्निंग आपकी क्या होती है? यूज ऑफ टर्म ई लर्निंग का मतलब क्या है कि कोई भी टाइप की लर्निंग जो कि आपकी हो रही है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन से, उसे कहा जाता है वेब एनहांस्ड इंस्ट्रक्शन या इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन से। जैसे कि ईमेल है, ई बैंकिंग है, ई बुकिंग है, ऑडियो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मेल है, लाइव चैट है, टेलीफोनिंग है, तो सब जो है आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है आपकी ई लर्निंग। जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लाइव चैट्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइव सेशन में लेती हूँ और उसमें आप लाइव चैट करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मैम ये किस तरह से हेल्पफुल है, इंटरनेट बेस्ड ही क्यों कहा गया है इसे, तो ये सब चीजें हैं कि आप लाइव चैट से भी सीख रहे हैं, आप कंप्यूटर से भी सीख रहे हैं, आप कोई वीडियो देख के सीख रहे हैं, आप ईमेल करके सीख रहे हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीख रहे हैं, तो ये सब आती है आपकी ई लर्निंग के अंदर। अब ये इसका एडवांटेज क्या है ई लर्निंग का? देखिए इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे लर्नर ऐसे होते थे ट्रेडिशनल टाइम में, जो कि टाइम और रिसोर्सेज बाउंड होते थे कि भाई आपके पास इतना 40 मिनट का आपका पीरियड है, टीचर जो पढ़ा के गई आपको वो समझ आना ही चाहिए, रिसोर्सेज क्या है आपके पास, टेक्स्ट बुक है सिर्फ। आजकल क्या है, वो वही सब स्टूडेंट जो है अब इजिली कन्विंस हो जाते हैं ई लर्निंग के माध्यम से कि भाई उनके पास इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल कंटेंट जो है किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस पे अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि फोन आजकल सबके पास होते हैं। स्टूडेंट्स में भी इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग। आजकल स्टूडेंट जो है खुद मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए क्लास में कोई चीज छूट भी जाती है, पहली बात तो यह है कि क्लास में जो टीचर करवाती है वही चीज आप घर पे आकर रिपीट कर ले, तो आपको कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए क्लास में कभी मिस हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी कारण से कुछ चीज मिस हो गई है, तो आप क्या करते हैं कि उस चीज को घर आके पढ़ सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ आजकल जैसे पर्टिकुलर स्कूल्स के हिसाब से, जैसे डीपीएस स्कूल है, डीएवी स्कूल है, उनके हिसाब से भी वीडियो बनी हुई है इसमें कि भाई उनकी साइंस की वीडियो या फिर उनकी मैथ्स की वीडियो, तो पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियोस मिल जाती हैं बच्चों को और उस हिसाब से वो लर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सेस टू इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, मोबाइल लर्निंग, सबके हेल्प से जो है वर्बल, नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन सब में हेल्प कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है, वो क्या करता है, वो अपना ऑडियो का बटन दबा देता है कि भी उसको ऑडियो भी अपने आप से सुनाई दे जाती है, तो वो उससे और अच्छा समझ पाता है। ई लर्निंग हैज अ यूनिक फीचर ऑफ अरेंजिंग एंड एक्सेस टू द सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट अ फुल टाइम स्टूडेंट हैज। देखिए अब स्टूडेंट के पास क्या है, एक लिमिटेड कंटेंट है कि भाई टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिख के चली गई आंसर, बस मेरे को यहीं से पता है, और मैं अगर मान लीजिए नहीं उतार पाया या कोई बच्चे से नहीं मांग सकते हैं, तो क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्स है, आप उसमें आके देख सकते हैं आंसर की, जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो है हमें आंसर्स देखने हैं, या इस
पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ये समझना है, तो अब आपके पास टाइम बाउंड नहीं हो, आपके पास कंटेंट जो है फुल टाइम अवेलेबल है, आपके पास रिकॉर्डेड वॉइस है आपकी टीचर की, भाई आप उस वीडियो को जाके किसी भी टाइम देख सकते हो, एग्जाम के टाइम देख सकते हो, आपका कोई टेस्ट है उस टाइम देख सकते हो, तो अब आप इस चीज में फ्री हो जाते हो। और अब जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी हर लर्नर को उनकी नीड्स और मेंटल लेवल के हिसाब से ही प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे कि बच्चे को कुछ किसी जैसे मान लीजिए कि 1000 टीचर हैं, 1000 टीचरों ने समझा रखा है यूट्यूब पे, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर टीचर हो जो कि उन्हें लगता हो कि उनके हिसाब से समझाती है। जैसे कि कई टीचर होती है जो इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स करके समझाती हैं, कई टीचर होती है जो प्योर हिंदी में समझाती हैं, कई टीचर होती है जो पर्टिकुलर वर्ड्स ही हिंदी में यूज करती हैं, कई होती है सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होती है। तो हर किसी का तरीका अलग है समझाने का, तो इसलिए बच्चे अपने हिसाब से, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से जो है लर्न कर सकते हैं ई लर्निंग के हिसाब से। ई लर्निंग कैन कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस। कोई बच्चे जो है दूर रहते हैं, उनकी कोई क्लासेस ऐसी लगती हैं कि भाई उनको ग्रुप्स में पढ़ना होता है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो एनहांस होती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड लाइव इंटीग्रेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट अमंग द स्टूडेंट देमसेल्फ। देखिए इसमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, चाहे तो वो क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे कोविड के टाइम में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ई लर्निंग के माध्यम से अब ये सब चीजें जो है ईजी हो गई हैं। ई लर्निंग थ्रू ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी हैज यूनिक एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो है ऑडियो विजुअल जो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे क्या है वो बच्चे और अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुनाई भी दे रहे हैं, उन्हें दिखाई भी दे रही है हर चीज उस वीडियो में, तो वो क्या है किसी भी टाइम उस चीज को चला के देख सकते हैं कि जब उन्हें जरूरत हो और जब वो महसूस करें कि हाँ भाई अब पढ़ूंगा तो इस चीज में मुझे अच्छा समझ आएगा। तो इसलिए ये चीजें अब इफेक्टिव हो गई हैं, और इससे क्या है क्वालिटी एजुकेशन मिलने लग गई है लर्नर को, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई उसने पढ़ लिया एक टाइम पास टाइप में कि भाई समझ आ गया, ये बस रीड कर लिया, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली जो है अब मीनिंग आपको समझाए जाते हैं वीडियोस में, आपको हर चीज का मटेरियल मिल जाता है गूगल के ऊपर, तो अब ये चीज बहुत ईजी हो गई है आपकी ई लर्निंग के माध्यम से। आपका आ गया है इश्यूज इन असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। अब क्या है जो इश्यूज पढ़ने हैं हमें इसमें असेसमेंट के, असेसमेंट इश्यूज होते क्या है। देखिए असेसमेंट जो होता है वो सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, एक इंडिविजुअल का नहीं होता, बल्कि उसमें से जो क्लासरूम फैकल्टी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, स्टूडेंट सर्विस स्टाफ होता है, और आपका इंस्टीट्यूशनल रिसर्च स्टाफ होता है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही जब उसका रिजल्ट आता है आपके असेसमेंट का, तो वो सब इन्वॉल्व होते हैं, क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। तो असेसमेंट असेंशियल किस किस रीजन के लिए, असेसमेंट जो है वो आपका है ताकि आपकी इफेक्टिवनेस देख सके, वो कि भाई आपकी इफेक्टिवनेस कितनी हो रही है, मतलब आप ऑब्जेक्टिव को कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। बेटर आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, कि भाई आपको जो जो प्रोसीजर्स दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, कि ये वही है सेम कि भाई आइडेंटिफाई करनी है इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, कौन सी आपके लिए बेटर है, कौन सा मेथड आपके लिए बेटर है, प्रैक्टिकली करना ज्यादा बेटर है, या फिर आपको किसी और मेथड से समझाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आपको मटेरियल से समझा के ज्यादा अच्छा आता है, या आपको टेक्स्ट बुक से ज्यादा अच्छा समझ आता है। वो सब होते हैं आपके इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। तो वो कितने इफेक्टिव हैं वो हमें असेसमेंट से ही पता लगता है। मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट का अचीवमेंट देखते हैं कि हाउ मच दे नो, कि उनको कितना पता है, जो पर्टिकुलर वो पढ़ना चाहते हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उनको उसके बारे में कितना पता है, ये हमें असेसमेंट के बाद ही पता लगता है। असेसमेंट से हमें और क्या पता लगता है, स्टूडेंट की मास्टरी पता लगती है, मतलब कि उनका जो रिजल्ट आता है, एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है, उससे हमें यह पता लगता है कि आगे कौन सा कोर्स कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में ज्यादा बेटर है, तो किस में उनकी मास्टरी लर्निंग है, वो हम भी उसी से पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है असेसमेंट की, असेसमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिससे कि हमें यह पता लगता है बच्चे को कितना समझ आ रहा है और कितनी उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये हमें सिर्फ असेसमेंट से ही पता लग सकता है। जब तक देखिए स्टूडेंट आप पूरी बुक पढ़ते रहेंगे, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको सब समझ आ गया है, लेकिन आप एग्जामिनेशन ही अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, या आप क्वेश्चन को समझने के स्किल्स अच्छे नहीं रखते हैं, तो आपका उसका बेनिफिट कहीं शो नहीं होगा। तो इसलिए असेसमेंट क्या है, दिखाते हैं कि बच्चे को कितनी अच्छी तरह से कोई चीज समझ आ रही है, या वो कितना उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। इन दी क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम में फोकस होगा आपका कि आपका कोर्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उसमें किस किस प्रोसीजर से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो वो सब देखा जाएगा। देन है आपका कैंपस वाइज मतलब कि आपके पूरे कैंपस की आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या लिटरेसी कंपोनेंट है, उसके क्या इवेल्युएशन का तरीका है आपके सिलेबस का, कि आप किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, किस तरह से सिलेबस को जो है अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, वो सब आता है कैंपस वाइज। देन आता है बियॉन्ड द कैंपस में क्या आएगा कि
आप जो है जैसे आप ग्रेजुएट हो गए, आप कहाँ जॉब करना चाह रहे हैं, कहाँ काम करना चाह रहे हैं, कहाँ काम ज्वाइन करेंगे, उस तरह का असेसमेंट जो हो। विद इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरियंस का जो होता है इन्वॉल्व नॉट जस्ट इन टीचिंग में ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होता, बट ऑल्सो इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, कि भाई स्टूडेंट कितना लर्न कर पा रहा है, कितना जो प्रोग्राम उसे सिखाया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है उसके लिए, वो सारा जो होता है वो आपका होता है विद इन दी लाइब्रेरी। तो इससे आपको समझ आ गया कि असेसमेंट हमारे हर लेवल पे असेसमेंट जरूरी है। आपने जब आप पहले क्लासरूम में होते हैं तब आपके असेसमेंट होते हैं कि टीचर आपको कैसा पढ़ा रही है, कैंपस वाइज होते हैं कि भाई आपको कितना जो है लैंग्वेज की नॉलेज है, कितना आप बोल सकते हैं, कितना आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, फिर बियॉन्ड द कैंपस कितना आप अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं, विद इन द लाइब्रेरी की भाई आपको लर्निंग के लिए क्या क्या चीजें कम पड़ रही हैं, या फिर आप लर्निंग जो है कैसे सुधार रहे हैं, कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को कि भाई ये इफेक्टिव प्रोग्राम है या नहीं है, वो सब देख रहे हैं। तो किस लिए जरूरत पड़ी आपके असेसमेंट के लिए कि भाई आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप कितना अचीव कर पा रहे हैं, बच्चा जो है कितना इंटरेस्ट ले रहा है उसमें, कितना मेंटल स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं, वो कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए, कहीं वो कोर्स जो है उसका इंटरेस्ट का कोर्स ना हो कभी। तो हर चीज जो है असेसमेंट से आपकी क्लियर हो जाती है। इट लीड्स टू द चेंज इन दी करिकुलम टू एनेबल, मतलब कि अगर बच्चे का जो है असेसमेंट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या मान लीजिए असेसमेंट में उनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर क्लास के जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उस पे सोचा जाना चाहिए कि इस करिकुलम में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो करिकुलम भी जो है रिन्यू हो सकता है उनके बेसिस पे। तो इसलिए असेसमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि टीचर को भी पता लगे कि अपने उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उनके स्टूडेंट्स की क्या कैपेबिलिटी है, टीचर कैसा पढ़ा रही है, स्टूडेंट कैसा लर्न कर पा रहे हैं, कहीं टीचिंग मेथड्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं करिकुलम में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो हर चीज का प्रोसीजर जो है आपके असेसमेंट क्लियर कर देते हैं। बच्चों के अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं, एग्जाम्स वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि टीचिंग मेथड भी आपके अच्छे हैं, करिकुलम भी आपका अच्छा है, जो बच्चे अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहे हैं। आपका असेसमेंट किस चीज में हेल्प करता है? आपका असेसमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स में भी हेल्प करता है। जैसे टीचर ने असेसमेंट लिया और टीचर को पता लग रहा है कि ये 10 बच्चों के नंबर कभी भी कॉन्टिन्यूसली इनके खराब नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म में भी, यूनिट टेस्ट में भी, हर चीज में, तो टीचर उनके ऊपर ज्यादा फोकस करे और उनकी ऐसी सीट करे। मान लीजिए कई बार रीजन ये हो जाता है कि कई बच्चे जो हैं वो बैक बेंचर्स होते हैं और वहां पे वो चैटिंग करते रहते हैं, टीचर की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी है, तो उनकी हो सकता है अलग रो बनवाई जाए या उन्हें आगे बिठाया जाए, रोटेशंस की जाए कि भाई आप एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठिए। हर चीज जो है टीचर फिर इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाए ताकि वो बच्चे भी जो हैं आगे बढ़ सकें, इस तरह से उन बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आपका आ गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन असेसमेंट। अब स्टेजेस क्या होती हैं असेसमेंट के लिए? तो अब क्या है, असेसमेंट का क्या मतलब है? असेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके एग्जाम लिए, रिटर्न एग्जाम लिए और दैट्स इट, ये आपका असेसमेंट है। असेसमेंट का मतलब है कि बच्चे का हर तरह से पूरी इंफॉर्मेशन उसकी गैदर करनी है, पूरा उसका क्रिटिकल डिसीजन बनाना है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और क्या क्या चीजों में उसे फीडबैक की जरूरत है, किस किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, जिसमें कि आपकी आएगी, जैसे ऑब्जर्वेशन से करती है टीचर, इंटरव्यू लेके करती है, फैमिली का इंटरव्यू लेती है, चेकलिस्ट बनाती है, रेटिंग स्केल्स बनाती है, इनफॉर्मल टेस्ट लेती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन को कहते हैं कि भाई आपका कंप्लीट असेसमेंट है ये जो चलता ही रहता है। और कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि हर चीज में, हर कैटेगरी में उनको ये देखा जाए कि बच्चे को किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस चीज में बच्चा जो है फिट है। तो ये सब चीजें जब लर्न की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चों का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। टीचर उन्हें क्लास में आके ऑब्जर्व करती है, उनके पेरेंट्स से पूछती है कि कैसा वो घर पे बिहेव कर रहे हैं, कैसा वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए पीटीएम्स रखी जाती हैं, रेटिंग स्केल्स रखती हैं टीचर, इनफॉर्मल टेस्ट लेती हैं, चेकलिस्ट बनाती हैं उनकी कि वो कैसी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, कैसे वो गेम्स में हैं, हर चीज के लिए उनकी चेकिंग होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो इससे क्या होता है, असेसमेंट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द चाइल्ड, ताकि टीचर जो है चाइल्ड को अच्छी तरह से समझ पाए कि भाई वो बच्चा जो है कैसा है। मान लीजिए न्यू क्लास में आए हैं आप, न्यू टीचर हैं आपकी, जैसे एक होती है प्री प्राइमरी विंग, एक होती है प्राइमरी विंग, एक होती है सीनियर विंग। तो आप प्राइमरी से सीनियर में आते हैं, तो सीनियर टीचर के लिए तो आप बिल्कुल न्यू हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है आपका, पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ाया नहीं है, तो वो कैसे आपको असेस करेंगे कि भाई ये बच्चा कैसा है। तो धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करने लगेंगे अपनी क्लास में, कितने आप क्वेश्चन आंसर में आंसर दे रहे हैं, कितने आप सरप्राइज टेस्ट में मार्क्स लेके आ रहे हैं, कितनी आपकी फैमिली आपकी तारीफ करती है, आप कितने हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं। हर चीज की तरफ से टीचर अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाएगी आपके लिए और फिर उसके हिसाब से आपको जो है इंप्रूवमेंट का मौका देगी, आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने में हेल्प करेगी। तो ये होता है आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ असेसमेंट। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन इज ओनली वन टूल, एग्जामिनेशन सिर्फ एक टूल है असेसमेंट का। हम बाकी टूल्स भी पीछे पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन आ गया है, रेटिंग स्केल आ गया है, चेकलिस्ट आ गई है, इनफॉर्मल टेस्ट है, वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? जब टीचर जो है अपना सारा का सारा डेटा गैदर करेगी तो उसको हेल्प मिलेगी, इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी कि मैं अपनी टीचिंग किस हिसाब से कर सकती हूँ। मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे हैं जिन्हें प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ आता है, ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकली अच्छा समझ आता है, तो टीचर उन्हें प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश ज्यादा करे, मतलब से टीचर उन्हें अपने अपने डिफरेंट प्रोसीजर से पढ़ाए ताकि वो जो है टीचर के लिए भी हेल्पफुल हो और स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो। अब क्या क्या स्टेजेस आती हैं इसमें? स्टेज 1 है इसका कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है जिस भी चीज से, जैसे कि ऑब्जर्वेशन से, कन्वर्सेशन करके, डिस्कशन करके, डिबेट्स देके, क्लास डिस्कशन करके, क्वेश्चन एंड आंसर पूछ के, मतलब डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेकर जो है टीचर ने उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है कि उन्हें प्रियोर कितनी नॉलेज है, कितना पता है उन्हें। देन रिकॉर्डेड ऑफ इंफॉर्मेशन, अब वो जो इंफॉर्मेशन टीचर ने गैदर की है उस इंफॉर्मेशन को टीचर ने रिकॉर्ड कर लिया है। किस चीज से रिकॉर्ड किया है? किसी भी लर्नर प्रोफाइल से रिकॉर्ड किया है, जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना लिया है, केस स्टडीज, रिपोर्ट बुक्स, इस तरह से बना ली है। रिकॉर्डिंग जो है वो क्वालिटेटिव भी होगी और क्वांटिटेटिव भी होगी, और ये जो है ये उन्होंने किस लिए की है? ताकि वो उस चीज को जो ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे यहां पर स्कूल में आए हैं वो कितना अचीव कर पाते हैं, कितनी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो इन रिकॉर्ड से टीचर जो है माप सकती है। जैसे पहले मान लीजिए अगर बच्चे का ग्राफ ऐसे जा रहा था और फिर अगले सेमेस्टर में ऐसे जा रहा है, या पहले बच्चे के परसेंटेज जो है यहां पे हैं, दूसरे में यहां पर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो उससे टीचर उनकी प्रोग्रेस माप सकती है। तो हर चीज जो है इससे शो हो जाती है कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करी और फिर रिकॉर्ड करने लगे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को। तो ये होती है कि इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन डिफरेंट डोमेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे यूनिट टेस्ट में उसके इतने मार्क्स थे, देन उसके बाद इतने आए हैं, देन उसके बाद इतने आए हैं, तो उन रिकॉर्ड्स में वो रिकॉर्ड होते जा रहे हैं और वो परसेंटेज का डिफरेंस दिखाते जा रहे हैं कि पहले इस चीज में ये बेहतर था, अब ये डाउन आ रहा है, या अब ये और अच्छा जा रहा है। तो वो चीज उसकी इनकी स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट दिखाती है, प्रोग्रेस दिखाती है। थर्ड आ जाता है एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। अब क्या है? अब एनालाइज किया जाएगा उस इंफॉर्मेशन को कि भाई वो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, जो टीचर को दी गई थी सारी इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, उसके क्लास टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, या प्रॉपर जो टीचर्स ने उनके पैरामीटर बना रखे हैं कि मुझे इस तरह भी ऑब्जर्व करना है बच्चे को, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होती है उसमें कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा, वो हम एनालाइज करते हैं इसमें। और फिर उनके पेरेंट्स को जो है फीडबैक दिया जाता है टीचर के थ्रू, बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी, ताकि उनका लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा एनहांस हो सके। देन उसके और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, प्रोवाइड स्टूडेंट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग वेल, क्या वो अच्छा कर रहे हैं और क्या चीज उन्हें और अच्छी करनी है ताकि वो नेक्स्ट लेवल अच्छे से रीच कर पाए। और उनका नेक्स्ट लेवल क्या है, मतलब स्टेप वाइज टीचर उन्हें समझाती है कि आपका जो ये टेस्ट हुआ था उससे आप इस चीज में इंप्रूव हैं, इस चीज में आप डाउन जा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, मतलब उन्हें स्ट्रेटेजीज बताती है टीचर, रिसोर्सेज बताती है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे इजिली पहुंच सके। देन है उसके बाद यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर इंप्रूवमेंट। अब जो फीडबैक टीचर ने दिया, अब क्या करना है, उस फीडबैक को हमें इंप्रूवमेंट के लिए प्रोसेस भी करना है कि भाई हम किस तरह से उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है सम क्वेश्चंस दैट टीचर कुड आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने जब उनके जो है असेसमेंट का रिजल्ट आता है मान लीजिए, और इन्फॉर्मेशन ऑफ इंप्रूवमेंट में टीचर अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछती है, क्या मैं जो एक्टिविटी करवा रही हूँ वो लर्नर्स के लिए सब फुलफिल कर रही हैं, लर्नर्स जो हैं उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लर्नर्स को एक्टिविटी समझ आ रही है, मेरा टीचिंग का जो प्रोसेस है क्या बच्चे उसमें कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें से, क्या व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम क्या है और मैं उनकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। ये टीचर्स को खुद सॉल्व करनी है अपनी चीजें। टीचर अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि भाई मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजीज तो ठीक है, मैं जो मटेरियल यूज कर रही हूँ वो ठीक है, मेरी क्लासरूम मैनेजमेंट तो ठीक है ना, मैं बच्चों को रोटेशन में बिठाती हूँ वो चीज ठीक है ना, मतलब हर चीज टीचर अपने बारे में भी ऑब्जर्व करे कि किस चीज से बच्चों का भला हो सकता है, किस चीज से लर्निंग जो है बेहतर हो सकती है। क्योंकि मेन पर्पस असेसमेंट का ये नहीं होता कि बच्चे को ये बता दिया जाए कि तुम पास हो या फेल हो। मेन असेसमेंट का मतलब ये होता है कि लर्निंग जो है आपकी कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए, क्योंकि असेसमेंट आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं, और बच्चे का कितना आउटकम हो रहा है, बच्चा कितना बेहतर हो रहा है आपकी क्लास से जब वो निकल के जा रहा है, तो उसको कितनी अच्छी लर्निंग आउटकम मिल रही है, वो चीज हमें देखनी होती है असेसमेंट से। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अब कोई बच्चा अगर क्लास 1 में आता है किसी स्कूल में, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि असेसमेंट में क्या क्या इशू आते हैं। अब कोई बच्चा आपका क्लास 1 में आता है तो वो अभी तक उसने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं देखी है, अभी तक वो किसी प्री स्कूल में था, क्योंकि वहां पे उसने प्री नर्सरी एलकेजी यूकेजी करके आया है। फर्स्ट क्लास में आता है तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर उससे कुछ उसकी प्रियोर नॉलेज नहीं पूछेगी। अब टीचर को मान लीजिए उसको नाउन इंट्रोड्यूस कराने हैं इंग्लिश में, या फिर जैसे ईवीएस आ जाती है उनके, तो ईवीएस में मान लीजिए उनको माई बॉडी पढ़ाना है टीचर ने,
तो मतलब उनको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी कोई भी चीज, उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगी कि उनकी प्रियोर नॉलेज देखेंगे कि बच्चे को कितना पता है। एटलीस्ट बच्चे को ये तो पता हो माई नेम इज दिस, आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, मतलब उनको कुछ चीजें तो पता हो कि ये थिंग होती है, ये एनिमल होता है, ये मेरे ईयर हैं, ये आईज हैं, तभी तो टीचर आगे प्रोग्रेस करेगी ना। अगर बच्चों को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि क्या सेंस ऑर्गन है मेरे, कहाँ पे मेरी आईज हैं, आईज से मैं देख सकता हूं, तो फिर टीचर उन्हें कैसे आगे सीधा नाउन बता देगी। अगर उन्हें एनिमल प्लेस थिंग का नाम ही नहीं पता कि वो होते क्या हैं, तो टीचर उन्हें नाउन कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। पहले तो टीचर को ये बताना पड़ेगा कि एनिमल्स होते हैं, ये ह्यूमंस होते हैं, ये थिंग होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, बच्चे की प्रियोर नॉलेज पे। टीचर उनसे प्रियोर नॉलेज फिर भी लेती है, चाहे वो किसी फॉर्मल स्कूल में अभी तक नहीं गए हैं। टीचर उनसे सीधा क्वेश्चन आंसर तो नहीं करती हैं, प्ले के माध्यम से, जैसे खिलाते खिलाते उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, कोई स्टोरी सुनाते हुए उनसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, जिससे कि वो आकलन कर पाए कि बच्चे को कितनी प्रियोर नॉलेज है और कहाँ से मुझे इनकी लर्निंग जो है अब स्टार्ट करनी है, ताकि उनकी एक नॉलेज जो है हर लर्नर की एक प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर पाए टीचर कि भाई हाँ मुझे इसको ये चीज सिखानी है, मुझे ये ज्ञान इसको देना है, तभी जो है इसकी लर्निंग अचीव हो पाएगी फर्स्ट क्लास के हिसाब से। तो ये था आपका कि भाई आपको असेसमेंट की जरूरत किस लिए पड़ती है। चाहे फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसमें भी आपको असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप उनकी हर चीज गैदर करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उनकी प्रियोर नॉलेज देखेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हायर क्लासेस में ही ऐसा होता है। देन है एजुकेशनल असेसमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आ गया है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट जो है वो ग्रेड नहीं किए जाते हैं। इनिशियल असेसमेंट है कि टीचर सिर्फ इसमें पता करती है, ऑब्जर्व करती है, बच्चों से छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछ के ये पता करती है कि उनकी पहले नॉलेज कितनी है इस सब्जेक्ट में। वो सिर्फ उनके स्किल्स चेक कर रही है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो वो है इनिशियल असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जब टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है तब टीचर उनके यूनिट टेस्ट ले रही है, क्लास टेस्ट ले रही है, डेली क्विज करवा रही है, क्लास डिस्कशन करवा रही है। किसी भी तरह से टीचर ये पता कर रही है कि भाई हाँ इनके लर्निंग एड क्या है, इनको कैसे पढ़ाना है, मुझे क्या इनको अभी तक पता है और क्या चीजें मुझे इनको और बेहतर करवानी है ताकि ये मेरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाए। उन्हें कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब ड्यूरिंग लर्निंग के दौरान जो कॉन्टिन्यूस रहते हैं, पूरे साल होते रहते हैं, डेली लेती रहती है टीचर आपका टेस्ट, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन है आपका सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक टर्म कंप्लीट हो गया है, 6 मंथ का एक टर्म कंप्लीट हो गया है, तब आपके जो असेसमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है सबमिटिव असेसमेंट, जो कि आपके ग्रेड किए जाते हैं, जिनमें आपको फीडबैक का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आप वहां पे डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई इस सेमेस्टर में हमें ये दिक्कत रहेगी तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम ये चीज बेहतर कर लेंगे। तो उसके लिए किया जाता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है कि आपको कितनी डिफिकल्टी आई एंड में, दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के एंड में आपको कितनी दिक्कत आई। जैसे कि किसी बच्चे ने 100 में से 90 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो टीचर कहेगी आपके 10 मार्क्स कहाँ कटे। 10 मार्क्स जो कटे हैं उसको डायग्नोज करना है टीचर को कि वो कहाँ कटे हैं, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि बच्चे को इंप्रूवमेंट किस चीज के लिए एनकरेज किया जाए ताकि बच्चा जो है इसमें और इंप्रूव किया जाए, और फिर उसके बाद उसको रेमेडियल एक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो अपना जो है वो चीज अचीव कर पाए। तो ये 4 तरह के आपके असेसमेंट है। अब है आपका डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या है, आपको डिजाइन एंड कंडक्ट दिखाना, डिजाइन दिखाना है पहले तो किस तरह का असेसमेंट होगा, फिर कंडक्ट कैसे करेंगे आप असेसमेंट को, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। असेसमेंट सेंटर जो होता है इज अ प्रोसेस वेयर कैंडिडेट आर असेस टू डिटरमाइन, भाई जहां पर कैंडिडेट को असेस किया जाता है कि भाई पर्टिकुलर चीज के लिए, जिस चीज के लिए उसे असेस किया जा रहा है, मान लीजिए किसी जॉब के लिए उन्हें इंटरव्यू देना है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट फिट होता है, वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से वो कंडक्ट किया जाता है और किस तरह से सिलेक्ट होते हैं। फिर वो प्रिपेयर कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना है असेसमेंट डे के लिए, कि भाई कैंडिडेट को पहले ही सब इंफॉर्मेशन एडवांस में देनी है कि कैसे उन्हें अटेंड करना है, कैसे आपका क्राइटेरिया है कि फर्स्ट हाफ में आपका ये होगा, देन प्रेजेंटेशन होगी, देन आपका ये वाली एक्टिविटी होगी। मतलब उन्हें सारा शेड्यूल पहले ही पता होना चाहिए ताकि वो घर से ही प्रिपेयर होके आए कि हमारा इस तरह से असेसमेंट होगा, ये हमारा ब्रेक टाइम होगा। तो सब चीजें उन्हें पहले से ही प्री प्लान बता देनी चाहिए जिससे कि आपका कैंडिडेट प्रिपेयर हो जाए। सेकंड है आपका सेलेक्ट एंड प्रिपेयर असेसर। असेसर कौन होता है, जो कि आपका असेसमेंट का आकलन करने वाला होता है, मतलब कि आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो है आपका असेसर। तो एक इस तरह का असेसर आप सेलेक्ट करें जो कि एक एनवायरमेंट बहुत अच्छा बना दे, मतलब कि पॉजिटिव बंदा हो, एनवायरमेंट अच्छा बना दे ताकि बंदे जो है रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आपके असेसर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब कई बंदे इतने स्ट्रिक्ट होते हैं असेसर कि जो कैंडिडेट बैठे होते हैं इवन वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग भी बोल नहीं पाते हैं उनके फ्रंट में। तो फिर आपको एक ऐसा असेसर चाहिए जो कि उस डे का एनवायरनमेंट वहां पर सेट कर दे, एटमॉस्फेयर बना दे वहां का। असेसर के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो फॉर्मल या इनफॉर्मल आपका एनवायरनमेंट बना सकता है, रिलैक्स या इंटेंस बना सकता है। बिहेवियर जो होता है कैंडिडेट का वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका असेसर कैसा है जो आपका आकलन करने वाला है।
क्योंकि असेसर को ही ये इंश्योर करना चाहिए कि कैंडिडेट्स बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपना 100% दे सकें अपने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में या अपने इस असेसमेंट में। देन है आइडेंटिफाई डिजायर्ड ट्रेट। ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, कि भाई उनके जो चीजें उन्हें चाहिए कि भाई हमें इस इंटरव्यू के लिए प्रॉपर जो है, जैसे मान लीजिए आईटी वाला बंदा चाहिए, या हमें मेडिकल फील्ड का बंदा चाहिए, या हमें साइंस में अच्छा कैंडिडेट चाहिए, या हमें स्पोर्ट्स में अच्छा कैंडिडेट चाहिए, जो भी आपका डिजायर्ड लक्षण चाहिए आपको, वो आपको फिक्स करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैंडिडेट उसमें सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज आपको चेक करनी है। देन है वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, कि भाई अब आपने ट्रेड सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये चीज उसमें पर्सनली देखनी है, तो अब आप उस पर्टिकुलर के लिए एक्सरसाइज सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमें उसको इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, ग्रुप में देखनी है, ग्रुप एक्टिविटीज में देखनी है, या किसी एक बंदे के साथ पेयर करके देखनी है, या कोई उनको डिबेट करा के देखनी है, केस स्टडी करके देखनी है। तो ये आप सिलेक्ट करेगा असेसर कि भाई किस तरह से उनको वो वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए दी जाए, ताकि हम उनको एसेस कर पाए। और उनको जिस हिसाब से बताया गया था उसी हिसाब से उनको वो पूरा शेड्यूल लगना चाहिए कि भाई हाँ, जैसे मान लीजिए आपने 2 चीजें बताई हैं कि ये इस तरह की एक्सरसाइज दी जाएंगी आपको, या एक रिटन टेस्ट दिया जाएगा, एक आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो पहले से ही बच्चे को बता दी जाए, जो कैंडिडेट है उसको बता दी जाए, ताकि उसको प्रिपरेशन का टाइम मिले और आप देखें कि भाई इतना टाइम हमने इसे इस प्रेजेंटेशन के लिए दिया था, तो वो कितना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाया। नेक्स्ट है आपका ब्रेक टाइम। किसी भी चीज का हो, चाहे आपका स्कूल का डे है, चाहे आपका ऑफिस का डे है, चाहे आपका कोई इंटरव्यू है, अगर उसमें छोटी छोटी ब्रेक मिलती रहती है तो बच्चा जो है फ्रेश रहता है। इसलिए ब्रेक टाइम जो है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि कैंडिडेट और असेसर के बीच में जो एक एनवायरनमेंट बन गया होता है उसको थोड़ा सा होल्ड मिलता है। असेसमेंट डे बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उन्हें छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए ताकि वो अपने लेग स्ट्रेच कर पाए, पानी पी पाए, हेल्दी स्नैक्स खा पाए, फ्रेश एयर में जा सकें। और ये एक अच्छा मौका भी होता है असेसर के लिए कि उस कैंडिडेट को जो वो फ्री टाइम है, ब्रेक टाइम है, उस टाइम भी उसे असेस करते रहना, उसको ऑब्जर्व करते रहना कि वो अपने पीयर्स के साथ किस हिसाब से बात करता है, फ्री टाइम वो कैसे कर रहा है, कैसे खा रहा है, क्या चीजें ले रहा है। तो हर चीज की हैबिट आप उसका बिहेवियर चेक करते सकते हैं उस फ्री टाइम में। देन है रैप अप एंड रिव्यू। अब क्या है, आपने सारा उनका इंटरव्यू ले लिया है, ब्रेक टाइम हो गया है, आपने जितनी भी एक्टिविटीज दी थी वो सारी आपने असेस कर ली हैं। तो अब रैप अप एंड रिव्यू, जितने भी असेसर्स वहां पे अलॉट हुए थे, पर्टिकुलर ग्रुप्स जो बनाए गए थे असेसर के, अब वो सारों का जो है फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि वो तुरंत अगर फीडबैक लिया जाएगा तो वो पॉजिटिवली फ्रेश माइंड से दे पाएंगे। अगले दिन लिया जाएगा या कुछ दिनों बाद का उन्हें टाइम दिया जाएगा तो उनको इतना रिमाइंड भी नहीं होगा। तो अब हर असेसर का हो सकता है फीडबैक थोड़ा अलग अलग हो, तो उन सबको कलेक्टिवली देख के फिर एक डिसीजन बनाया जाएगा और फिर एक सुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये था आपका डिजाइन एंड कंडक्ट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का करिकुलर एरियाज दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। अब जो एरिया टेस्ट नहीं किए जा सकते मार्क्स के लिए, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग है आपके, वो जो है आपके प्रॉपर जो है मार्क्स के लिए नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप कोई बच्चा कैसा रीड कर रहा है, कैसा पैराग्राफ को वो रीड कर रहा है। अब अनसीन पैसेज और ये चीजें ये तो आपकी इंग्लिश में आने लगी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप मार्क्स के बलबूते पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, कैसा बच्चा उसे रीड कर रहा है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले गए हैं कि भाई नीचे 7 सेंटेंस दिए हैं, इनको ऑर्डर में लगाइए, जैसे आपकी कहानी चल रही थी उस ऑर्डर में लगा दीजिए। या फिर एक लेबल ढूंढिए कि भी आपकी टाइटल ऑफ द स्टोरी के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। या फिर कोई एक वर्ड ढूंढ दीजिए कि भी इस लाइन से पूरे से क्या वर्ड मिल रहा है जो कि आपकी स्टोरी में प्रेजेंट था। मतलब कुछ भी ऐसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, क्विज टाइप भी आ सकता है, जो कि आपका टेस्ट नहीं किया जा सकता नंबर के बेसिस पे। जैसे ही मैथ्स में हो जाएगा, जैसे चिल्ड्रन को पेपर दे दिया जाए कि 3 पेपर्स हैं मैथ्स में, जो कि आपके रिस्पॉन्सेज देखे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, आप लॉन्ग आपकी मल्टीप्लीकेशन है जिसमें नंबर, रेशो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ये चीजें हैं। तो ये चीजें आपको दे दी जाती हैं। और इसमें लिखा गया है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसमें कि आप टेस्ट नहीं कर सकते, विच कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। मार्क्स के लिए टेस्ट नहीं कर सकते इन्हें, बट टीचर को सपोर्ट कर देते हैं ये लीडरशिप में, परफॉर्मेंस में, और परमिट स्कूल टू सेलेक्ट दीज क्वालिटेटिव टीचर्स इन दी स्कूल्स। तो इससे जो है परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और एक क्वालिटेटिव टीचर मिल सकती है स्कूल को इस तरह के टेस्ट लेने से, जो कि आपके मार्क्स के लिए बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं होते हैं।